हेलो बच्चों। आज बच्चों सेमीकंडक्टर में देखिए 4 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आज जो है सेमीकंडक्टर का 5वां लेक्चर है। आज सेमीकंडक्टर का 5वां लेक्चर है जिसमें आज हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? ट्रांजिस्टर के बारे में। आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और सिंपल सर्किट से रिलेटेड है ये पार्ट। मतलब इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ का भी प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे तो ट्रांजिस्टर के इस लेवल पे आज तक कभी भी नीट और जेईई में कई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं। वैसे क्वेश्चन इसमें जैसे सिंपल सर्किट का प्रयोग किया जाए तो क्वेश्चन की लिमिट इसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है, लेकिन नहीं, जो भी एनसीईआरटी में जिस तरह से चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे क्या बताता हूँ। सबसे पहले ट्रांजिस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। यहाँ ट्रांजिस्टर में आपको कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म उसका पढ़ना है। आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म का मतलब होता है करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ। फिर आपको एम्पलीफायर फॉर्म उसका पढ़ना है। फिर ट्रांजिस्टर एज स्विच पढ़ना है और ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर आपको पढ़ना है। ये 4 चीज़ें पढ़नी हैं। ट्रांजिस्टर इसमें 3 तरह के होंगे। पहला आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा, तीसरा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होगा, चौथा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होगा। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत कम यूज किया जाता है और एनसीईआरटी में केवल कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, लेकिन कभी कभी कॉमन बेस और कॉमन इमीटर के रिलेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको जानने के लिए हम यहाँ पर कॉमन बेस और कॉमन इमीटर दोनों थोड़ा थोड़ा बताएं, मतलब कॉमन बेस भी थोड़ा सा बताएंगे। वैसे आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आएगा वह ध्यान रखिएगा कॉमन इमीटर से ही संबंधित आएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं कि ये ट्रांजिस्टर है क्या। तो बहुत लोग कहते हैं ट्रांजिस्टर क्या है। गांव में बाजा बजता था तो लोग कहते थे ट्रांजिस्टर बज रहा है, ठीक है, मतलब जो भी एक बाजा है, ठीक है, कोई रेडियो को कहता है, कोई टेलीविज़न को कहता है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन देखो बेटा, ये सारा खेल जो होता है वह आपका क्या होता है, रजिस्टर के ट्रांसफ़र का होता है। चाहे इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल, चाहे एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, चाहे कोई वेव भेज रहे हैं, चाहे कोई वेव एब्जॉर्ब कर रही है, सारा खेल रेजिस्टेंस का। बिना रेजिस्टेंस के कुछ हो नहीं पाता है। जैसे वेव पूरे मीडियम में क्या है, ट्रेवल कर रही है, लेकिन जब तक मोबाइल नहीं होगा तब तक वह क्या है, वेव एक्सेप्ट नहीं करे पर। तो मोबाइल एक प्रकार का क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। वेव मीडियम में ट्रेवल कर रही है, लेकिन हम क्या किसी मीडियम में रास्ते चलते हुए हमको टेलीविजन दिखेगा? नहीं दिखेगा। मतलब उसके जो पिक्चर आएंगे वो नहीं देखेंगे। पिक्चर तब तक नहीं देखेंगे जब तक आपके पास टीवी ना हो। टीवी किसी भी प्रकार का हो, चाहे पुरानी वाली बड़ी वाली टीवी हो, चाहे एलईडी टीवी हो, चाहे एलसीडी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक रेजिस्टेंस होना चाहिए और रेजिस्टेंस उस सिस्टम के अनुसार बनना चाहिए, तभी जाके आप देख पाएंगे। तो इस ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर प्लस, मतलब हिंदी में जैसे संधि विच्छेद करते हैं उसी तरह से इंग्लिश में इसको अगर तोड़ें, ठीक है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर होता है। मतलब ये रेजिस्टेंस को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ये इसका मतलब होता है। देखिएगा, ट्रांजिस्टर का मतलब ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ट्रांसफर प्लस क्या, रजिस्टर। मतलब ये रेजिस्टेंस को जो ट्रांसफर करे। मतलब ट्रांजिस्टर जो है वह 3 टर्मिनल्स डिवाइस होता है। 3 टर्मिनल डिवाइस का मतलब इमीटर होता है, उसमें बेस होता है, उसमें कलेक्टर होता है। 2 एन टाइप के बीच में पी टाइप को सैंडविच करते हैं, या 2 पी टाइप के बीच में एन टाइप को हम सैंडविच करते हैं। तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है जो सिग्नल को क्या करता है, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस तक, या हाई रेजिस्टेंस से लेके लो रेजिस्टेंस सर्किट तक क्या है, ट्रांसमिट करता है। कोई भी सिग्नल हो सकता है, चाहे ऑडियो सिग्नल हो, चाहे वीडियो सिग्नल हो, भाई कहीं भी काम आता है। रेडियो में भी काम आता है, टेलीविजन में भी काम आता है, हर जगह काम आता है। तो जो सिग्नल का मतलब ये होता है जो वेव के फॉर्म में हो, जो भी चीज़ें हो, उनको वह लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में या हाई रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस में ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। यही डिवाइस आपकी क्या कहलाती है, ट्रांजिस्टर कहलाती है। तो ट्रांजिस्टर की परिभाषा क्या है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करे। या ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस, ठीक है, विच ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस सर्किट टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट, या हाई रेजिस्टेंस सर्किट टू लो रेजिस्टेंस सर्किट। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन परिभाषा समझ में आई। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने लिखा भी है कि ट्रांजिस्टर है क्या, ट्रांजिस्टर ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, मतलब जो रजिस्टर्स को ट्रांसफर करे। या ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस। 3 टर्मिनल डिवाइस, 3 टर्मिनल होते हैं इसमें,
जैसे पीएन जंक्शन में 2 ही टर्मिनल होते हैं, ठीक है, विच ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट, जो सिग्नल को लो रेजिस्टेंस सर्किट टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, लो रेजिस्टेंस सर्किट टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट, ये ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रांजिस्टर में ये ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा देखते चला जाए फिर सबके बारे में चीज़ों को देखा जाए। तो देखिए 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, मतलब ट्रांजिस्टर जो हैं ये आपके 2 टाइप के हैं। पहला देखिए एनपीएन है, ये देखिए एनपीएन, एनपीएन का मतलब क्या है, 2 एन में अगर एक पी टाइप को हम सैंडविच करते हैं तो उसको हम एनपीएन कहते हैं। देख लो भाई, ये आपका एन हो गया, ये आपका पी हो गया, ये आपका, इसको हम इमीटर कहेंगे, अभी इन सब के बारे में बताएंगे, बेस कहेंगे, इसको हम कलेक्टर कहेंगे। एनपीएन 2 एन टाइप के बीच में जब पी टाइप को हम सैंडविच करते हैं, पी टाइप मेजॉरिटी ऑफ होल्स, एन टाइप्स मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसका सिंबल कैसे होता है, सिंबल में देखिए, ये देखिए ये ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, ये देखिए इस तरह से ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, ये इमीटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है। कुछ भी याद रखिए, चाहे कहीं भी होगा वो पी से एन करंट की दिशा हमेशा होती है, चाहे एनपीएन होगा चाहे पीएनपी होगा, इस बात को याद रखे रहिएगा। करंट की, जैसे सिंबल में कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो ये सिंबल इसका होता है हमेशा पी से एन होता है। तो अभी देखिए ये पी हो गया, ये एन हो गया, ये पी हो गया, तो पी एन पी तो हमेशा पी एन पी, यानी ये देखिए पी से लेके, यानी पी हो गया, एन हो गया, और ये सॉरी एनपीएन है ना, एनपीएन, एनपीएन, तो एनपीएन है, तो हमेशा याद रखिएगा जो करंट की दिशा होती है वह पी से एन की तरफ होती है। ये इमीटर बेस में ही देखा जाता है, तो इमीटर बेस में जो करंट की दिशा होगी वह पी से लेकर एन तक होगी। यह आपका क्या हो गया, इसका सिंबल हो गया। फिर इसमें क्या होता है भैया, पीएनपी का हो गया, उसी तरह से एनपीएन होता है, पीएनपी होता है, ये देखिए पीएनपी, ठीक है, पीएनपी होता है। पीएनपी में क्या होता है भाई, पीएनपी में 2 पी टाइप के बीच में एक एन टाइप को हम क्या करते हैं, ये देखिए पी हो गया, एन हो गया, पी हो गया, और ये आपका इमीटर इसका नाम है, इसका नाम बेस है, इसका नाम कलेक्टर है। 2 पी टाइप के बीच में एक एन टाइप को जब हम सैंडविच करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसमें करंट की दिशा, इसका सिंबल जो होता है पी से एन होता है, पी से क्या होता है, एन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब इसका जो सिंबल होता है, ये देखिए इसका सिंबल हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये पी कह सकते हैं, इसको एन कह सकते हैं, इसको पी कह सकते हैं। तो करंट की दिशा कैसे होगी, पी से लेकर एन तक होगी, ये ध्यान दीजिएगा, करंट की दिशा पी से एन, देखिए पी से एन, देखिए यहाँ भी पी से एन जा रहा है, यहाँ भी देखिए पी से एन हो रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऐसे आया होगा समझ जाइएगा पी से एन ऐसे आया यानी पीएनपी है, और ऐसे अगर गया तो समझ जाइएगा पी से एन ऐसे है यानी एनपीएन है। ये सिंबल इसका होता है, ठीक है। तो मतलब ट्रांजिस्टर में क्या होता है, 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, इसमें 2 पी टाइप के बीच में एक एन टाइप को सैंडविच करते हैं, 2 एन टाइप के बीच में एक पी टाइप को सैंडविच करते हैं, ठीक है। इसको बेस बोला जाता है, बेस काफ़ी पतला होता है, बेस को बहुत चौड़ा नहीं बनाते हैं, ठीक है, बेस काफ़ी पतला होता है। तो ये हो गया 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब इसमें जो 3 टर्मिनल्स होते हैं इसके बारे में जरा पढ़ लिया जाए, मतलब जो 3 टर्मिनल्स है, ठीक है भाई, इसको मिटाते हैं। अब देखिए जो 3 टर्मिनल्स है उनके बारे में जरा पढ़ लिया जाए, क्या उनका मतलब होता है 3 टर्मिनल्स का। छोटी छोटी बातें बेटा ध्यान दे दिए, 3 टर्मिनल्स का। आइए भाई 3, ये जो 3 टर्मिनल्स हैं उनके बारे में जरा पढ़ लिया जाए। 3 टर्मिनल्स, 3 टर्मिनल्स में पहले का नाम जो है वह इमीटर है, ये देखिएगा इमीटर। इमीटर, इमीटर क्या होता है, ये लार्ज इन साइज होता है, सॉरी ठीक है, ये इमीटर जो होता है हाईली डोप्ड होता है और मीडियम इन साइज होता है। मतलब ये क्या होता है, हाईली डोप्ड होगा और मीडियम इन साइज होगा, यानी मीडियम इन साइज, साइज में ये छोटा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बेस होता है, बेस को काफ़ी पतला रहते हैं। ये क्या होता है, ये लाइटली डोप्ड होता है, लाइटली डोप्ड होता है और वेरी थिन होता है, यानी कि बहुत ही पतला होता है। लाइटली डोप्ड और वेरी थिन होता है, बहुत ही पतला होता है।
ये लाइटली डोप्ड और वेरी थिन, बहुत ही पतला होता है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। फिर ये भी आया है, एक बार ये भी नीट में पूछा गया है, समझ गया, छोटी छोटी बातें। इमीटर बेस कलेक्टर, ये आपका कलेक्टर होता है। कलेक्टर, कलेक्टर क्या होता है, ठीक है, ये मॉड्यूलेटेड डोप्ड होता है, मॉड्यूलेटेड डोप्ड होता है। और क्या होता है, कैसा होता है, किस साइज का होता है, ये आपका, ठीक है, लार्ज इन साइज होता है। क्या होता है, लार्ज इन साइज होता है, देखिएगा साइज में ये लार्ज होता है। तो हाईली डोप्ड होता है, मीडियम इन साइज होता है, लाइटली डोप्ड होता है, वेरी थिन होता है, मॉड्यूलेटेड डोप्ड होता है और लार्ज इन साइज होता है। ये 3 टर्मिनल्स इसके जो होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर, ये जो 3 इसके टर्मिनल्स होते हैं, ये सब आपके होते हैं, ठीक है ना भाई। तो 3 टर्मिनल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे 3 टर्मिनल्स हैं इसके, ठीक है। अब देखिए इसमें जो जंक्शन होते हैं वो 2 प्रकार के जंक्शन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर 2 जंक्शन होते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं 2 जंक्शन कौन कौन से जो जंक्शन हैं। एक आपका इमीटर बेस, मतलब 2 जंक्शन होता है, 2 जंक्शन होता है। एक होता है JEB, इमीटर बेस जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन होता है, इमीटर बेस जंक्शन। और एक होता है आपका GEB के बाद होता है GBC, ये होता है बेस कलेक्टर जंक्शन होता है। ये देखिएगा 2 जंक्शन होते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिस्टर वर्क इन, मतलब इन द ऑन द बेसिस ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर वर्क इन 4 रीजन। कौन कौन ये 4 रीजन है, जरा देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जंक्शन, ऑन द, ठीक है, बेसिस ऑफ जंक्शन, ये ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ जंक्शन, ठीक है। क्या करने का मतलब, ट्रांजिस्टर वर्क इन 4 रीजन। देखिए कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं इसके। पहला आपका क्या है, ये देखिए J इमीटर बेस, और ये देखिए ये क्या है, फिर J बेस कलेक्टर है। और फिर उसके बाद क्या नाम है इसमें, रीजन ऑफ वर्किंग, रीजन ऑफ वर्किंग, ये देखिए वर्किंग, क्या नाम है इसका, ये बेस कलेक्टर हो गया, ये इमीटर बेस हो गया। तो अगर मान लीजिए इमीटर बेस फॉरवर्ड बाइसिंग होता है, बेस कलेक्टर अगर रिवर्स बाइसिंग होता है, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव रीजन कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, एक्टिव रीजन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और ट्रांजिस्टर का जो एम्पलीफायर होता है वह एक्टिव रीजन में ही जनरली यूज किया जाता है, एक्टिव रीजन में ही हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर का जो एक्टिव रीजन में ही जनरली यूज किया जाता है। और एक बात और थोड़ा सा देखिए मिस कर गया, पीएनपी और एनपीएन में जो एनपीएन होता है वो बेस्ट ट्रांजिस्टर होता है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई जानते हैं कि होल्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, उनकी मोबिलिटी काफ़ी कम होती है और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं, ठीक है ना। इसलिए एनपीएन ज़्यादा अच्छा होता है विद रिस्पेक्ट टू पीएनपी। अब देखिए रीजन ऑफ वर्किंग में ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, रिवर्स बाइस हो गया, ये एक्टिव रीजन हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए ये रिवर्स बाइस करिए, ये फॉरवर्ड बाइस करिए, और ये आपका हो गया इनवर्स एक्टिव हो गया है। इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स एक्टिव हो गया है, ठीक है भाई। तो इसको हम लोग इनवर्स एक्टिव कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आप अगर रिवर्स बाइस करते हैं, दोनों को रिवर्स बाइस करते हैं, तो इस रीजन को कट ऑफ रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये देखिएगा कट ऑफ रीजन इसको कहा जाता है, इसको रिवर्स बाइस। इसको अगर फॉरवर्ड बाइस किया जाए, ये देखिए फॉरवर्ड बाइस, तो इसको हम लोग सैचुरेशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेशन स्टेट इसको बोला जाता है। और बेटा एक बात याद रखिए, हम लोगों को क्या करना है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर फॉर्म में किसको यूज करता है, वह एक्टिव रीजन को यूज करता है। किस रीजन को यूज करता है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ट्रांजिस्टर मोस्टली वर्क इन एक्टिव रीजन इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नीचे लिख लीजिएगा, ट्रांजिस्टर मोस्टली वर्क इन एक्टिव रीजन इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
टू यूज एज एन एम्पलीफायर, टू यूज एज एन एम्पलीफायर मतलब ये एक्टिव रीजन में काम करता है। ठीक है भाई, एक्टिव रीजन में। तो ये आपके बारे में ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया कि मीटर, बेस, कलेक्टर और क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। अब चलते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में। जब आप सिलेबस देखेंगे एलटीए का तो उसमें सिलेबस में क्या क्या है, पहला एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर है, फिर आपका कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, क्या है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है उसके सिलेबस में, ध्यान दीजिएगा जब सिलेबस देखेंगे तो। फिर कैरेक्टरिस्टिक है और फिर ट्रांजिस्टर एज स्विच है और ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर है। तो एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है, वर्किंग, उसका वर्किंग आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, कैसे है, कौन सी चीजें हैं। ठीक है ना भाई, आइए वर्किंग ऑफ चला जाए। चलो वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे बता रहे हैं। चलो भाई, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे होती है ये ध्यान दीजिएगा। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, किस तरह से ट्रांजिस्टर की वर्किंग है, क्या चीज़ है ट्रांजिस्टर की वर्किंग में। ठीक है ना, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। चलिए भाई, सबसे पहले एनपीएन का देख लेते हैं कि किस प्रकार से एनपीएन की वर्किंग होती है, क्या चीज़ें होती हैं इसमें, समझ लीजिएगा क्या क्या मेन चीज़ें हैं उनको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी को एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, एक्शन, ये देखिएगा इसी को एक्शन भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले एनपीएन को ध्यान देते हैं। एनपीएन अभी मैंने बताया। ठीक है, अब देख लीजिए, समझना ही है इसमें। यहाँ पे आपका इस प्रकार से ये देखिए, ये बेस मैंने बनाया। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, 3 टर्मिनल डिवाइस है। इस प्रकार से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये देखिए, ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये एन हो गया, ये पी हो गया, ये एन हो गया। ठीक है भाई, अब जरा ये देखिए, ये कौन सी बाइसिंग होनी चाहिए, ये फॉरवर्ड बाइसिंग होनी चाहिए। एक्टिव रीजन यूज करें, रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग कब हो सकता है, जब एन टाइप को बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ेंगे। देखिएगा छोटी छोटी बातें, ठीक है, रटिएगा मत, छोटी छोटी बातें। इस बैटरी का नाम होता है VEE बैटरी नाम होता है इसका, कहीं कहीं VEB भी लिखा होगा, कोई बात नहीं। अभी VEE और VEB में क्या अंतर होता है उन सब चीज़ों को अभी आगे बताएंगे। जैसे अक्सर बच्चे BEE, BBB, BCC, VEC इन सब से कंफ्यूज होते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है बेटा। ठीक है, ये सब एक ही प्रकार की चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा किसी में डिफरेंस होता है, तो इनको हम समझाएंगे। जैसे किसी की, जैसे एनसीईआरटी में हमारे BEE लिखा है, ठीक है, कहीं कहीं ये क्या होता है, BEB लिखा होता है। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर यहाँ BEB लिखा है, आप BEE लिखे हैं, इसका क्या मतलब है। दोनों एक ही चीजें हैं, थोड़ा सा जहां डिफरेंस आएगा उसको हम आपको समझाएंगे। अब देखिए, ये रिवर्स बाइसिंग होता है। तो रिवर्स बाइसिंग कब होगा, जब एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। यानी इसका नाम जो हो गया वह देखिएगा, इसका नाम हो गया VCC हो गया। याद रखिएगा, VCC जो होना चाहिए VEE से ज्यादा होना चाहिए। नोट करिए, VCC जो होना चाहिए VEE से ज्यादा होना चाहिए, ताकि कलेक्टर रीजन में, ठीक है, कलेक्टर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स लगे। ठीक है, VC इज मोर देन द VEE बिकॉज द मोर लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब इन द कलेक्टर रीजन, ठीक है, लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स लगे। इसीलिए VCC इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, VEE होना चाहिए। अब देखिए, ये जो टर्मिनल है, ये उसी तरह टर्मिनल देख लीजिए, ये प्लस है तो आखिरकार ये जुड़ा है तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस है तो ये भी जुड़ा हुआ है, ये देखिए माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी क्या होती है, एन टाइप में मेजॉरिटी जो होती है वह इलेक्ट्रॉन्स की होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखाया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन सारे किधर चलेंगे, ये देखिए इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये देखिए इलेक्ट्रॉन है सारे, ये सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे। क्यों भाई, ये तो है सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये देखिएगा सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक आध बहुत कम होल भी होते हैं, इनमें बहुत कम होल होते हैं, तो होल तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे। इसमें आपकी क्या होगी, होल की मात्रा होगी, ये देखिए होल की मात्रा होगी, ये देखिए होल होते हैं इसमें। होल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केवल सर्कल से, और इलेक्ट्रॉन को हम कैसे, एकदम डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखिए डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है,
एक तरह से ये सारी कहानी बेटा क्या है, जैसे हमारा जीवन नहीं चलता है, अब पता नहीं जीवन में है क्या कि नहीं, मरने के बाद पुनर्जन्म होता है कि नहीं, ये तो पता नहीं है। लेकिन भाई जब भी हम लोग जो भी, ठीक है, अपने भाई संस्कृति में जो भी चीज़ पढ़े हैं, ठीक है, उस चीज़ को जैसे होता क्या है, एक तरह से बीच में ये क्या है, ये नदी है एक तरह से, और इसको क्या करना है, पार करना है। तो लगभग 95% इलेक्ट्रॉन इसको पार कर लेते हैं, 5% यहां रुक जाते हैं। तो जो 5% यहां रुक जाते हैं वो इस नदी में गिरने से मर जाते हैं, एक तरह से एकदम देहाती भाषा में समझा रहे हैं। तो भैया जब डेथ होगा तभी तो जन्म होगा, भाई जब लोग मरेंगे तभी तो उसके बाद जन्म होता है। तो जब यहां पे डेथ होगा तो उसके बाद यहां पे जन्म होगा नया, ठीक है। और जन्म कहां से होगा, वो जन्म इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फिर होल का होगा। तो जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होल यहां पे आता है तो एक इसमें बेस करंट फ्लो करती है और हमारी सृष्टि चलती रहती है, ठीक है। मतलब जन्म मरण के सिद्धांत पे हमारी सृष्टि चलती रहती है। ये हमारे सृष्टि का क्या है, सिद्धांत है। एकदम सेम इसी सिद्धांत पे बेटा ये ट्रांजिस्टर भी काम करता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है कि 95% इलेक्ट्रॉन्स क्या क्रॉस द बेस जंक्शन, ठीक है। 95% इलेक्ट्रॉन, 95% इलेक्ट्रॉन यानी क्या कहने का मतलब है, पहला पॉइंट 95%, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान दीजिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉस द बेस, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्रॉस द बेस जंक्शन, यानी बेस को क्रॉस करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ओनली 5% इलेक्ट्रॉन, ओनली 5% इलेक्ट्रॉन स्टे इन द बेस, केवल 5% इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्टे इन बेस, केवल 5% इलेक्ट्रॉन इसमें स्टे करते हैं। और देखिए जब स्टे करते हैं तो ये 5% इलेक्ट्रॉन जो है इस होल को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। ये 5% इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज होल को न्यूट्रलाइज करते हैं। याद रखिए 5% इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज होल, ठीक है। अब ये देखिए, ड्यू टू दिस डिफिशियंसी ऑफ होल्स इन पी रीजन, डिफिशियंसी ऑफ होल इन पी रीजन, एकदम सिंपल में सारी बातें, ये डिफिशियंसी ऑफ होल इन पी रीजन, और दिस डिफिशियंसी इज फुलफिल बाई वीई बैटरी, ठीक है। दिस डिफिशियंसी, ध्यान दीजिएगा एकदम छोटे में, दिस डिफिशियंसी फुलफिल बाई वीई बैटरी। देखिए वीई बैटरी से डिफिशियंसी फुल होती है। तो अब क्या होता है, होल आपका ऐसे, ये देखिए होल ऐसे आता है। होल आने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है लेकिन उल्टा दिशा में, ये देखिए मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। तो अब इसमें एक बेस करंट डेवलप हो जाती है, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बेस करंट डेवलप हो जाती है। इस बेस करंट का जो ऑर्डर होता है वो माइक्रो एम्पियर का होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए सिस्टम टूटा, अब सब करंट फ्लो करेगी। मतलब अगर ये न्यूट्रलिटी अगर ब्रेक नहीं होती, अगर ये 5% यहां रुक कर होल को न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है 5% रुके हुए हैं, 5% रुक के अगर इसको न्यूट्रलाइज करते नहीं तो यहां बेस की कमी नहीं होती, और जब बेस की कमी नहीं होती तो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसमें बेस आता नहीं। और देखिए जब इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसमें होल आता है तो इसमें देखिए बेस करंट, जो कि पॉजिटिव करंट के डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो करती है, तो बेस करंट की दिशा ऐसे होगी। दिस डिफिशियंसी फुलफिल बाई किसके, वीई बैटरी से फुलफिल होती है। अब ऐसे ही सारी चीजें हो जाएंगी। कलेक्टर करंट भी आएगा, ये देखिए कलेक्टर करंट कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन जंक्शन पे ऐसे आ रहे हैं, तो ये देखिए कलेक्टर करंट क्या होगा, उनके विपरीत जाएगा, आईसी। या आप ये भी कह सकते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तो क्या है, करंट निकलती है, तो करंट की दिशा ऐसे नहीं होगी, ऐसे। जैसे कई बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, करंट की दिशा आखिरकार है कैसे, तो ये करंट की दिशा ऐसे हो जाएगी। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें माइनस है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आएगा, तो ये देखिएगा आई है। इसमें ध्यान दीजिएगा आई आईसी के अनुसार चेंज होता है, यानी क्या कहने का मतलब है, आई और आईसी लगभग बराबर होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईसी होता है,
मतलब इमीटर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कलेक्टर करंट होता है। इमीटर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, कलेक्टर करंट के होता है। फिर क्या बात कर रहे हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, आई लगभग आईसी के बराबर और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईसी होता है। बेस करंट क्या होता है, आईबी इज वेरी स्मॉल। ठीक है, क्यों क्योंकि इनका जो ऑर्डर होता है वो मिली एम्पियर में होता है। ध्यान दीजिएगा, मिली एम्पियर में इनका ऑर्डर होता है, इनका ऑर्डर मिली एम्पियर में होता है। मतलब ये सब जो होते हैं, ये देखिएगा, इनका जो ऑर्डर होता है वो किस में होता है, मिली एम्पियर में होता है। और इसका माइक्रो बेस करंट इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, इसीलिए आई इक्वल टू क्या है, आई बी प्लस आई सी। ये ध्यान दीजिएगा, या यही डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस क्या होता है, डेल्टा आई सी होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मतलब इमीटर करंट का जो चेंज होगा वो बेस करंट के चेंज प्लस कलेक्टर करंट के चेंज के क्या बराबर होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से डेल्टा आई इक्वल टू क्या, डेल्टा आई बी प्लस क्या होगा, डेल्टा आई सी होगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या करने का मतलब है, यहाँ पे डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी दिस। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब इसका सिंबल क्या होता है भाई, सिंबल तो वही चीज है, सिंबल में तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल में अब जैसे आप बनाना चाहते हैं तो इसको मिटा के फिर सिंबल बना लीजिए। सिंबल बनाएंगे तो इसमें देखिए पी से एन तक करंट की दिशा होगी। जैसे अगर पीएनपी बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं, ये देखिए सिंबल में क्या होगा, सिंबल में इसको इस प्रकार से बनाएंगे, ऐसे ये हो गया। ये देखिए, ये छोटी छोटी बातें इस चैप्टर को ध्यान देनी रहती हैं और कुछ इसमें नहीं करना रहता है। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, एन हो गया, ये पी हो गया, ये एन हो गया। करंट की दिशा पी से एन तक होगी। ये आपकी कौन सी बैटरी होगी, बीई बैटरी होगी। ये देखिए, ये बीई बैटरी होती है। ठीक है, इसको हम बीई बैटरी कहते हैं। ठीक है ना, ये बीई बैटरी, इसमें करंट की दिशा ऐसे होगी। तो ये खुद आप बता सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा ही, ये वीसीसी बैटरी होती है। ठीक है, तो ये इसका सिंबल हो गया। अब इसमें कैसे इनपुट कैसे आउटपुट लगेगा अभी आगे देखा जाएगा। अभी तो हम सिर्फ वर्किंग इसका देख रहे हैं ना कि आखिरकार कैसे बेस करंट हुआ। इसमें देखिए, ये कौन सी करंट हो गई आपकी, आई हो गई। इसमें कौन सी करंट हो गई आपकी, आई बी हो गई। इसमें कौन सी करंट हो गई आपकी, आई सी हो गई। और आई इक्वल टू क्या हो गया, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई बी बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पीयर के ऑर्डर का होता है। ठीक है, और आई और आईसी जरूरत पड़ने पे, जहां जरूरत पड़ेगी उनको लगभग बराबर मान लेंगे। जहां जरूरत पड़े, जहां जरूरत नहीं पड़ेगी वहां नहीं मानेंगे। ठीक है, तो जहां जैसी जरूरत होती है इन दोनों को बराबर मान लेते हैं। ठीक है, लगभग बराबर होता है, ये दोनों मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है और बेस करंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, इनका चेंज भी सही है। डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी भी सही होगा। ये कहां से आया है, एक किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आया है। मतलब यहाँ किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का भी प्रयोग होगा और किरचॉफ के सेकंड लॉ का भी प्रयोग होगा। मतलब ये आपका जंक्शन लॉ है, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अब इसी तरह से किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का भी प्रयोग यहाँ करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया आपका वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब एक्शन। ठीक है, एक्शन जो हो गया जिसको कहते हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का हो गया। अब देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी इसी तरह से है। ठीक है, उसका भी बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसमें भी वही चीजें होती हैं, सारी चीजें लगभग एक समान है इनमें। दोनों में एनपीएन अच्छा होता है क्योंकि एनपीएन की कंडक्टिविटी क्या है, अच्छी होती है, क्योंकि एनपीएन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए एनपीएन थोड़ा अच्छा होता है। अब देखिए ये चलते हैं पीएनपी पे चलते हैं। ये देखिए पीएनपी पे चलते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, कैसे, ये देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में इस तरह से आप जानते हैं कि कलेक्टर रीजन बड़ा होता है। ये पी हो गया, एन हो गया, पी हो गया। इस एन में ये देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होगी और ये देखिए इसमें होल होंगे। होल को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये देखिए इसमें होल होंगे इसमें, ये होल होंगे। हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स में कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसमें भी कुछ होल होते हैं, ऐसी बात नहीं है, इस प्रकार से होते हैं। अब देखिए इनका एक्टिव रीजन हम यूज करेंगे। एक्टिव रीजन का मतलब आपको पता होना चाहिए, एक्टिव रीजन का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन फॉरवर्ड बाइस करेंगे, ये कॉम्बिनेशन रिवर्स बाइस। अब देख लीजिए कैसे आप बैटरियों को लगाएंगे, कौन सी चीजें होंगी। पी टाइप फॉरवर्ड बाइस कब हो सकता है, जब पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें। क्यों भाई, समझ रहे हैं ना,
यानी इस बैटरी का नाम बीईई हो जाएगा। ये देखिए, ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। रिवर्स बायस कब होगा? जब पी टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ें। ये देखिए इसका नाम VCC होगा, कहीं कहीं VBC भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये आपका क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। ये देखिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का बेटा। तो अब ये बताओ, होल होते हैं क्या? पॉजिटिव होते हैं, तो होल किधर भागना चाहेगा? भाई बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ तो भागना चाहेगा। तो यहां भी वही काम होता है, ये सारे होल जो होते हैं बस उनको वही दिखता है। कौन दिखता है? ये देखिए, सारे होल को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दिखता है, सब भागते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इधर की तरफ भागते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे, लेकिन सारे होल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। यहां जो होता है, यहां देखिए, ये मिली एम्पियर में करंट नापता है। यहां जो होता है वह देखिएगा माइक्रो एम्पियर में करंट को नापता है, बेस करंट जो होता है। और यहां जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये मिली एम्पियर में करंट को नापता है ये। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। अब यहां पर भी क्या है? 95% होल क्रॉस द क्या? बेस। यानी क्या करने का मतलब है? पहला पॉइंट क्या है? ठीक है, पहला पॉइंट यही है, 95% यानी 95% होल, ठीक है, क्रॉस द बेस, बेस को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, और कहां पहुंच जाते हैं? ये आपका कलेक्टर रीजन में पहुंच जाते हैं। कलेक्टर रीजन में 5% क्या होते हैं? 5% स्टे। ठीक है, यानी 5% होल, ठीक है, स्टे इन बेस रीजन। ये देखिए, 5% जो होल होते हैं वह स्टे करते हैं किस रीजन में? बेस रीजन में स्टे करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? जब रुकेंगे ये तो अपना पहुंच गए, ठीक है। ठीक है, यहां देखिए, जब ये रुकेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ये देखिए 5% इसमें रुकते हैं, 5% रुकेंगे जब, तो 5% जो रुकेंगे वह इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, यानी 5% होल इन बेस। ठीक है, बेस क्या करेगा? ये न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज। ठीक है, किसको न्यूट्रलाइज करेंगे? ये न्यूट्रलाइज करेंगे किनको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। ये देखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। फिर उसके बाद क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बेस रीजन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेस रीजन। देखिएगा, बेस रीजन में डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, क्योंकि भाई न्यूट्रलाइज हो गए। तो अब ये जो डिफिशियंसी होती है, ज्यों एक इलेक्ट्रॉन इससे न्यूट्रलाइज होता है, क्यों इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, याद रखिएगा, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्यों न्यूट्रलाइज होगा, तो भाई ये बैटरी क्या करेगी? कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगी। भाई बैटरी ही तो ब्रेक करेगी, आखिरकार वोल्टेज ही तो ब्रेक करेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। और ज्यों इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, ठीक है, इस सर्किट में याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में एक करंट फ्लो करने लगेगी। मतलब दिस इलेक्ट्रॉन इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेस रीजन फुलफिल बाय बीईई बैटरी। ठीक है, यानी क्या कहने का मतलब है? डिफिशियंसी, ये ध्यान दीजिएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेस रीजन। ये देखिएगा, बेस रीजन फुलफिल बाय, किसके कारण? फुलफिल बाय, ध्यान दीजिएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेस रीजन फुलफिल बाय बीईई बैटरी। ध्यान दीजिएगा, बीईई बैटरी, यानी बीई बैटरी से फुलफिल होता है। जो यहां से हुआ तो इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे ये इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर निकलने लगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर निकलने लगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, अब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो उसके विपरीत दिशा में करंट भी तो होगी। तो इसमें कौन सी करंट फ्लो करती है भाई? इसमें कौन सी करंट फ्लो करती है? इसमें जो करंट का नाम होता है वो IB होता है, माइक्रो एम्पियर का ऑर्डर होगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? इसमें ये देखिए, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में ये देखिए होल आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो करंट आएगी वो कौन सी होगी? कलेक्टर करंट होगी, IC। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इधर जो करंट जाएगी वो कौन सी करंट होगी? इमीटर करंट। हमेशा याद रखिएगा, इसमें करंट आएगी नहीं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगी। अब यहाँ देखिए, ठीक है, अगर किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से चलते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? I = IB प्लस क्या हो जाएगा? IC। ध्यान दीजिएगा, अगर किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से चलते हैं
तो आई इक्वल टू आई बी प्लस कितना हो जाएगा, आई सी हो जाएगा। मतलब इमीटर करंट जो है वह बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होगा। इमीटर करंट जो है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी क्या कहने का मतलब है, डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। ये भी सही है यहाँ पे। फिर आप एक बात यहां जानते हैं, सातवीं बात क्या है, बेस करंट काफी कम होती है, यानी आई बी इज वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होती है, देखिएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं जहां जरूरत होगी, जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग या कहीं भी आई इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, आई सी ले लेंगे। हर जगह नहीं, जैसी जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन जैसे डिमांड करेगा। अब ये नहीं कि हर जगह ही है इसी चीज को कर देना, नहीं, ऐसे मत करना। और यहां भी याद रखा कि ये जो इमीटर करंट जो होता है वह कलेक्टर करंट पे ही डिपेंड करता है। मतलब यहां पर भी इमीटर करंट जो है, ध्यान दीजिएगा, आई जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आईसी के ही होता है। कि मतलब इमीटर करंट जो होगा वह कलेक्टर करंट पे ही क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, तो इमीटर करंट जो है कलेक्टर करंट पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। अब इसका सिंबल के फॉर्म में कैसे बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। सिंबल के फॉर्म में कैसे इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम बनाएंगे। छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए, कैसे हम सिंबल के फॉर्म में इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को बनाते हैं, सिंबल के फॉर्म में। आइए चलिए भाई सिंबल के फॉर्म में बनाते हैं। सिंबल के फॉर्म में बनाने का मतलब क्या हो जाएगा, सिंबल के फॉर्म में ये आपका हो गया, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखिए इस तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर बना रहे हैं। और हमेशा ध्यान दीजिएगा पी से एन करंट जाएगी, मतलब ये पी हो गया, ये एन हो गया, ये पी हो गया। तो इसीलिए एकदम निश्चिंत रहिए। और ये देखिए ये फॉरवर्ड बाइस रीजन होगा। तो फॉरवर्ड बाइस रीजन में कब हो सकता है, या आप बैटरी के अनुसार भी लगा सकते हैं आप। ये देखिए इसका नाम, बैटरी का नाम है VEE बैटरी नाम है। क्या नाम है, ये ई है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। और ये देखिए इसका जो है, इसमें अब करंट कैसे जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, अरे भाई यही तो करंट इधर की तरफ जाता है ऐसे। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें अब बताइए पॉजिटिव में करंट आएगा कि निगेटिव में करंट, निगेटिव में करंट आता है। तो ये देखिए ये जो आपका हो गया, इसका नाम हो गया VCC हो गया, ये कलेक्टर करंट हो गया। ठीक है ना भाई, तो ये हो गया आपका पहला, ठीक है, ट्रांजिस्टर का वर्किंग। ठीक है, किस तरह से काम करता है, कैसे उसमें किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगता है, कैसे I इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। ये काम की चीज मैंने आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर में बता दिया। ठीक है, पीएनपी और एनपीएन में बता दिया। अब इसमें हम लोग क्या चलेंगे, हाँ देखिए कॉमन बेस भी पढ़ाएंगे, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर नहीं बताएंगे। लास्ट में कॉमन कलेक्टर का उसी तरह से बता देंगे कंपेरिजन में, क्योंकि कॉमन कलेक्टर कहीं आता नहीं है। वैसे तो कॉमन इमीटर ही आता है, लेकिन कॉमन बेस जानना जरूरी होता है। ठीक है ना, तो वैसे कॉमन इमीटर से ही क्वेश्चन आएगा। जब कहेगा ट्रांजिस्टर का जो भी क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन होगा, कॉमन इमीटर का होगा, क्योंकि उसमें कॉमन इमीटर ही दिया। लेकिन मैं आपको कॉमन बेस भी बताऊंगा। तो अब अगली हेडिंग हमारी क्या है भाई, चलिए अगली हेडिंग देखा जाए। इस तरह से आपने इसको बना लिया। बैटरी को एक एक चीजें ध्यान दीजिएगा, पढ़ाते वक्त कहीं प्लस माइनस का गलती हो तो उसको ध्यान देना बेटा। अक्सर होता है इसमें प्लस माइनस का गलत हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हुआ हम लोग का तो प्लस माइनस गलत बन जाता है बोर्ड में। तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं गलत बनता होगा तो उसको क्या है ना संभाल लीजिएगा। लेकिन बस एक ही चीज़ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, एक्टिव रीजन में क्या ये यूज करते हैं, इमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस होता है और बेस कलेक्टर रीजन जो होता है वह रिवर्स बाइस होता है। ठीक है ना। अब चलिए आइए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। चलिए भाई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, चलो भाई कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। चलिए भाई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। चलिए भाई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है। अब देखिए भैया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्फ़िगरेशंस में तीन होते हैं, कॉमन बेस होते हैं, एक देखिए क्या होता है सीबी होता है कॉमन बेस। ठीक है, कॉमन बेस, एक होता सी कॉमन इमीटर, एक होता कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर का यूज नहीं किया जाता है, कॉमन बेस जानना जरूरी है।
आपके सिलेबस में सिर्फ कॉमन इमीटर है, लेकिन हम कॉमन बेस और कॉमन इमीटर दोनों बताएंगे, ठीक है। और लास्ट में तीनों का कंपैरिजन थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है भाई। थोड़ा सा देखिए सिलेबस के अनुसार पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सिलेबस से दो चार कदम, ज्यादा नहीं, थोड़ा 2-4 कदम, ठीक है, तो अच्छा रहता है थोड़ा, ठीक। एकदम सिलेबस जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा 2-4 कदम निकलना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, 2-4 कदम। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, चलिए ये डायग्राम बनाते हैं, कैसे कैसे क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले कॉमन बेस का देखते हैं, किसका देखते हैं, सीबी। आइए कॉमन बेस का, ठीक है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक देखा जा रहा, फिर एम्पलीफायर रीजन इसका देखेंगे। तो डायग्राम कैसे बनेगा, क्या चीजें होंगी इसमें, आइए सब देखा जाए। कॉमन बेस, ये देखिए कॉमन बेस, सब आराम से एकदम एक एक चीज को समझ के बनाइएगा, नहीं तो क्या है, बनेगा नहीं। ये देखिए ये आपका कॉमन बेस हो गया। कॉमन बेस का मतलब क्या होता है, अर्थिंग। ये देखिएगा कॉमन बेस का मतलब क्या होता है, अर्थिंग होता है इसका मतलब। ये देखिए यहाँ पे अर्थिंग कर दिया गया बेस। सारा एनपीएन ले रहे हैं हम, एनपीएन ले रहे हैं, सब एनपीएन ही ले रहे हैं। पीएनपी भी ले सकते हैं जैसा कहा हो। तो भाई करंट की दिशा कैसे होगी, पी से एन तक होगी। ये देखिए पी से एन करंट की दिशा होगा, इसको समझ गए कि आप पीएनपी ले लिए हैं, ठीक है। तो ये इमीटर हो गया है, ये देखिए ये इमीटर हो गया है, ये बेस हो गया है, ये कलेक्टर हो गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो बैटरी होती है, जैसे इस बैटरी का नाम हम देखिए यहाँ रखते हैं, ये बैटरी का नाम ऐसे रखते हैं, वी, इस बैटरी का नाम होता है VEB बैटरी। देखिएगा VEB बैटरी होती है, इस बैटरी का नाम होता है VEB बैटरी। ये देखिए ये बैटरी होती है, इसका नाम होता है VEB बैटरी। इसका जो नाम होता है, ध्यान दीजिए, इस बैटरी का जो नाम होता है VCB बैटरी होती है, या VBC बैटरी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, VBC बैटरी भी कह सकते हैं। ये देखिए VBC बैटरी कहते हैं इसको। और ये देखिए यहाँ पर ये जो होता है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस होता है, या आप इसको RC भी कह सकते हैं, जैसे लोड रेजिस्टेंस, RC, RO, इन सब में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सब एक ही चीज है। RC, RL, RO, ये आपका लोड रेजिस्टेंस यहाँ हो गया, ठीक है। या चूंकि C से कनेक्ट है इसलिए RC हमने कह दिया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, CC वोल्टेज भी होता है। ये देखिए CC वोल्टेज कैसे होता है, ये देखिए CC वोल्टेज होता है, इसको हम लोग VCC कहते हैं। ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है, ठीक है। सारी चीजें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। CCC, सॉरी, इसमें P से N गया है ना, P से N गया है, तो एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। P से N गया है तो ये थोड़ा उल्टा हो गया, क्योंकि करंट इसमें क्या होगा, आपका करंट तो ऐसे ही आएगा ना, IC, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। अरे भाई पॉजिटिव टर्मिनल से तो करंट निकलता है, प्लस हो गया ये, इसको हम VCC कहेंगे। क्या कहेंगे, VCC। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो होता है ये आपका क्या होता है, ये RB होता है। ये देखिएगा ये RB होता है, ये क्या होता है आपका RB। और ये जो बैटरी है, ये ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसमें निगेटिव में से करंट आएगा, तो ये निगेटिव पहले होगा। इसका नाम जो है VBB बैटरी है, ठीक है। अब यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कहाँ VEB होता है, कभी इनपुट में, देखिए इनपुट में कभी VBB बन जाएगा, कभी VEB बन जाएगा, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ा कंफ्यूजन की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या है, अगर मान लीजिए VBB नेग्लिजिबल हो गया, ये नेग्लिजिबल हो गया, तो आखिरकार VBB ही तो VEB हो गया। कहीं कहीं आपका VCC नेग्लिजिबल हो गया, तो VCC अगर नेग्लिजिबल हो गया तो वही तो VBC हो गया, वही तो VBC के बराबर हो गया। यही सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अभी कैरेक्टरिस्टिक में नहीं, मेन एम्पलीफायर वाली चीज़ों में हम आपको बताएंगे जहां वो दिक्कत होती है। अभी तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये प्रैक्टिकल ग्राफ है भाई। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये प्रैक्टिकल ग्राफ होता है। तो इसमें दो प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक आपके निकल के आएंगे। सारा डायग्राम आप देख लिए हैं, ये देखिए कॉमन बेस एम्पलीफायर हम आपको बता रहे हैं। दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक इसमें निकल के आएंगे, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आता है, ठीक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, ये देखिए ये IC है और ये IE है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है, और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आता है। तो देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, ये VBC वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, VBC वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, और IE और VEB के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हैं, IE और VEB के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हैं। वैसे ही आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो आता है, IC और VBC के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हैं, IC और VBC के बीच का वेरिएशन देखते हैं, और IE को कांस्टेंट रखते हैं। किसको कांस्टेंट रखते हैं, I को कांस्टेंट रखते हैं। तो चलिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जरा देख लिया जाए क्या है कैसे है, ठीक है भाई। तो चलो सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इनपुट
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देख लेते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ग्राफ बिटवीन किस में है, ग्राफ देखिएगा बिटवीन क्या है, आई एंड क्या, वी ई बी, ग्राफ बिटवीन आई एंड वी ई बी। ठीक है, कब, व्हेन वीबीसी कांस्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा वीबीसी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा वीबीसी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चलिए भाई हम आई इधर बनाते हैं, ये देखिए आई बनाते हैं, आई का क्या होगा मिली एम्पियर, और इधर हम बनाते हैं वीईबी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इमीटर बेस वोल्टेज बनाते हैं। ठीक है, इमीटर बेस वोल्टेज। अब हम इसमें कई चीजों को कांस्टेंट ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक बार हमने क्या ले लिया, VBC -20 वोल्ट ले लिया, VBC -20 वोल्ट ले लिया, मतलब इसको कांस्टेंट रख दिया VBC -20 वोल्ट, और हम VEB को बढ़ाते गए, तो इसमें इमीटर करंट में कैसे वेरिएशन आ रहा है, ये देखिए इमीटर करंट में इस प्रकार से वेरिएशन आ रहा है ये। अब हम VBC -10 वोल्ट ले लिए, देखिएगा VBC क्या ले लिए, -10 वोल्ट ले लिए। तो अब देखिए VBC अगर -10 वोल्ट ले लिया तो ये करंट और इसके बीच का कैसे ग्राफ हो गया, मतलब आई और VEB के बीच का ग्राफ कैसे हो गया। ठीक है, जैसे ही हमने VEB को चेंज किया, ये देखिए इसके बीच का ये ग्राफ हो गया, ये ऐसे। ठीक है, फिर देखिए अगर मान लीजिए हमने VBC को 0 वोल्ट ले लिया, VBC को क्या ले लिया, ये VBC को 0 वोल्ट ले लिया, और इसको हमने चेंज किया, VEB को चेंज किया हमने, तो VEB को चेंज किया, तो ये देखिए ये इमीटर करंट इस प्रकार से चेंज हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इस ग्राफ से हमको इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाती है, ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ से मतलब ये जो ग्राफ है उससे हमको इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलेगी। तो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, RI = ध्यान दीजिएगा डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा IE। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं भी अगर इस तरह से निकालना हो तो ग्राफ देखिएगा, उसका डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा IE का जो रेशियो निकालेंगे वह इनपुट रेजिस्टेंस होता है, उसको क्या कहते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया, क्या हो गया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब इसी आधार पे हम देखते हैं इसमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। चलिए भाई आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसको मिटा देते हैं, यहां आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसको देखते हैं। छोटी छोटी बातें, बस ग्राफ के छोटे छोटे पॉइंट को याद रखना है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, चलिए भाई आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है बेटा आईसी और VBC के बीच का ग्राफ होता है। आईसी और किसके किसके बीच का, ये देखिए आईसी और ये आईसी हो गया और ये VBC के बीच का ग्राफ होता है। लेकिन कब 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 आईसी और VBC के बीच का, जब आपका IE कांस्टेंट हो, यानी क्या कहने का मतलब है, ये क्या होता है, ग्राफ बिटवीन किसके किसके, आईसी, यही पूछ दिया जाता है और कुछ नहीं, यही पूछ देगा ऑप्शन में क्या है। और ऐसा थोड़ा है कि बहुत बड़ा चीज कोई ग्राफ से निकाल के पूछेगा। ग्राफ बिटवीन आईसी एंड VBC व्हेन क्या क्या, आई कांस्टेंट, अगर आई क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ध्यान दीजिएगा आई अगर कांस्टेंट रहेगा, यही हो सकता है आई इसमें क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो चलिए इसमें क्या होगा, कैसे किस प्रकार से इसमें ग्राफ होंगे इसको देख लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ग्राफ, ये देखिए ऐसे हो गया, इसका ग्राफ बनता है। मान लीजिए हमने क्या रखा है, एक चीज कांस्टेंट रखा है, इसमें क्या कांस्टेंट रखा है, इसको 0 मिली एम्पियर रखा, आई को 0 मिली एम्पियर रखा, आई को देखिएगा, आई को 0 मिली एम्पियर रखा, आई को 0 मिली एम्पियर रखा, और हम VBC वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि करंट जो है इस प्रकार से इंक्रीज कर रही है। अब हम 10 मिली एम्पियर रख दिए, ये देखिए 10 मिली एम्पियर रख दिए, तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से करंट का वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, यानी ये क्या हो गया, आई को हमने 15 या 20 मिली एम्पियर कर दिया, तो देखिए VBC को चेंज किया तो इस प्रकार का आया। अब यहां क्या निकलता है, यहां आउटपुट रेजिस्टेंस निकलता है RO, यहां जो होता है वो आउटपुट रेजिस्टेंस निकलता है RO। तो ये देखिए जो आउटपुट रेजिस्टेंस RO निकलेगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस जो RO निकलेगा वह क्या आएगा, वह डेल्टा VC अपॉन, ध्यान दीजिएगा डेल्टा VC अपॉन डेल्टा IC होगा।
डेल्टा वीसी अपॉन डेल्टा आईसी होगा। ये देखिएगा, इसको हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस कहेंगे। ये इसका आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया, आरओ हो गया। ठीक है भाई, तो ये इसका आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया। डेल्टा वीसी अपॉन डेल्टा क्या हो जाएगा, ये आईसी हो जाएगा। ये इसका आउटपुट क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा क्या होता है, देखिएगा। करंट एम्पलीफिकेशन, ये तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने बता दिया। अब इसी में करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इसका क्या होता है, ठीक है। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, जरा इसको देखिए। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो देखिए भाई, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, चलो भाई, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या है। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा, अल्फा दो प्रकार का होता है, कि अल्फा एसी होता है, कि अल्फा डीसी होता है। तो देखिए, अल्फा एसी क्या होता है, चेंज ऑफ कलेक्टर करंट, चेंज ऑफ कलेक्टर करंट डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा क्या होता है, आई होता है। और क्या होना चाहिए इसके लिए, वीबीसी वोल्टेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। याद रखिएगा, वीबीसी वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। और अल्फा डीसी जो होता है वह आपका आईसी अपॉन आई होता है, आईसी अपॉन आई होता है। अल्फा की वैल्यू जो होती है वो सदैव 1 से कम होती है। अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। अल्फा लाइज बिटवीन 0.95 टू 0.99। याद रखिएगा, अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ये इसका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा। ये भी इसी ग्राफ से मिलता है। तो अल्फा एसी डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई, या अल्फा डीसी आईसी अपॉन आई। अब देखिए, एसी और डीसी थोड़ा सा जैसे डिफरेंस क्रिएट करता है भाई। एक एसी की बात है, एक डीसी की बात है, दोनों में। लेकिन यहां पर जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे उनमें अल्फा एसी और अल्फा डीसी लगभग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी वैल्यू ऑफ अल्फा एसी एंड अल्फा डीसी आर नियरली इक्वल। फॉर मोस्ट कैलकुलेशन अल्फा डीसी कैन बी यूज्ड। यानी क्या करने का मतलब है, वैल्यू ऑफ अल्फा एसी एंड अल्फा डीसी क्या करने का मतलब है, नियरली इक्वल। ये देखिएगा, ये नियरली इक्वल होता है। वैल्यू ऑफ अल्फा एसी एंड अल्फा डीसी नियरली इक्वल। अल्फा एसी और अल्फा डीसी की वैल्यू जो होती है वह नियरली इक्वल होती है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फॉर मोस्ट कैलकुलेशन अल्फा डीसी कैन बी यूज्ड फॉर, ठीक है, मोस्ट कैलकुलेशन, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट कैलकुलेशन अल्फा डीसी यूज्ड। यानी अल्फा डीसी को, एनसीईआरटी की लाइन है भाई, मतलब ये नहीं, एनसीईआरटी की लाइन उसमें दी गई है बीटा वाले में, अल्फा डीसी यूज्ड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फॉर मोस्ट कैलकुलेशन अल्फा डीसी क्या यूज, मतलब मोस्ट कैलकुलेशन में अल्फा डीसी को हम लोग क्या है, यूज करते हैं। और याद रखिएगा, अल्फा एसी एंड डीसी वेरी विद द वीसीबी। यानी अल्फा एसी, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा एसी और अल्फा डीसी वेरी विथ, ये भी पूछा जाता है, वेरी विथ वीसीबी, वीसीबी से वेरी करता है। याद रखिएगा, वोल्टेज यानी वीसीबी से वेरी करता है। ठीक है, एंड आईसी और आई से, एंड आईसी और आई से इसका वेरिएशन होता है। आईसी और आई से वेरिएशन होता है, स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा स्लाइटली वेरिएशन होता है। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो ये अल्फा एसी और डीसी वेरी विथ वीसीबी, वीसीबी के अनुसार ये वेरी करते हैं, या आईसी या आई के अनुसार हल्का सा इनमें वेरिएशन होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक में सीबी हो गया, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब चलते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के कैरेक्टरिस्टिक में। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, और जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे तब उसके बाद हम लोग क्या है, ट्रांजिस्टर रीजन में चलेंगे। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इसमें देखते हैं। अब सबसे पहली चीज आपको आइए भाई देख लीजिए, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसको मिटा देते हैं, चल रहने दीजिए। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, चलिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। चलो भाई, सब पीएनपी हम लोग एनपीएन बना रहे हैं। ये देखिएगा, इसको इस तरह से, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे ले लिया हम लोगों ने।
ठीक है, और ये जो है ऐसे कर लिया, ये बेस हो गया, ये मीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया। एन पी एन है, एन पी एन करंट कैसे जाएगा, पी से एन। इसमें कैसे आएगा, ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं, बोले भाई इसमें ऐसे आएगा, इसमें कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आई बी हो गया, ये आपका आई सी हो गया। इस वोल्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, वी सी ई वोल्टेज कहेंगे। ये देखिए पूरा, इसमें होता क्या है, ये देखिए आउटपुट, इसको हम लोग आर सी कहते हैं, और ये देखिए ये आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपका VCC है। अभी आगे वाले में हम लोग किरचॉफ लॉ, वोल्टेज लॉ भी पढ़ा जाएगा। और इसमें देखिए ये क्या हो गया आपका, ये RB हो गया, RB को इनपुट भी कहते हैं, इनपुट भी कहते हैं। और ये आपका क्या हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये VBB वोल्टेज कहते हैं, देखिएगा VBB वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये किस प्रकार से हो गया, ये VEB हो गया, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, VEB। ये देखिए आपका VEB या VB जैसे भी बोलिए, VB ही बोलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, VB हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बोलेंगे ऐसे। ठीक, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉन्फ़िगरेशन रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटेंगे तो गए भैया। सबसे पहले बस करंट से हमको एडजस्ट करना है। जैसे मेन NPN अगर ले रहे हैं तो करंट P से N होगा, P से N होगा तो इसका मतलब इसमें करंट आएगी, इधर से भी करंट आएगी, तभी तो I इक्वल टू IB प्लस IC होगा, नहीं तो कहाँ से होगा I इक्वल टू, भाई इधर से अगर करंट आएगी, इधर से करंट आएगी, तभी तो I इक्वल टू IB प्लस IC होगा, जंक्शन रूल तभी तो होगा। अब बताओ, अगर इधर से करंट आती है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकालोगे कि निगेटिव से निकालोगे, पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव इधर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार बच्चे यही बोलते हैं सर निगेटिव लगाएं पॉजिटिव लगाएं। अरे कुछ नहीं, किरचॉफ का पहला नियम याद रखो, किरचॉफ का पहला नियम याद रखोगे तो ये देखिए I है, ठीक है, तो I इधर आया तो इसका मतलब इधर IC भी आएगा, IB भी आएगा, तभी तो I इक्वल टू IC प्लस IB होगा। अब इधर करंट आया है तो बैटरी के पॉजिटिव से निकलेगा, इधर से करंट आया है तो ये देखिए बैटरी के पॉजिटिव से निकलेगा ना। निगेटिव लगा दोगे तो क्या निकलेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा, समझ रहे हो ना जो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये किरचॉफ का पहला लॉ हो गया। मतलब पूरा खेला ये जो है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ के सेकंड लॉ पे ही होता है पूरा खेल। ये चाहे इससे कुछ भी निकालिए, पावर गेन निकालिए, वोल्टेज निकालिए, करंट गेन निकालिए, चाहे ट्रांस कंडक्टेंस निकालिए, कुछ भी निकालिए, सिर्फ दो ही का खेल है, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ, किरचॉफ के सेकंड लॉ का। ठीक है, अब इसमें भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, किसके किसके बीच का ग्राफ होगा, IB और VBE के बीच का ग्राफ होगा, और VC कांस्टेंट होगा। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, IC और VCE के बीच का ग्राफ होगा, IC और VC के बीच का ग्राफ होगा। और याद रखिएगा IB कांस्टेंट होगा। कौन कांस्टेंट होगा, IB कांस्टेंट होगा। तो IC और देख लेते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या कहता है। चलिए भाई अब देखते हैं इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। चलो भाई इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, ये देखिए ग्राफ बिटवीन किसमें, IB एंड VBE। देखिएगा IB एंड VB कब, VC कांस्टेंट क्या होना चाहिए, VC क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए VC को कांस्टेंट कर दिया, मान लीजिए VC को हमने कांस्टेंट कर दिया, 10 वोल्ट कर दिया, VC को हमने क्या कर दिया, 10 वोल्ट, NCERT में 10 वोल्ट दिया है। तो अब क्या है इसमें, देखिए ये IB है और VC है। तो हमने पहला काम क्या किया NCERT के अनुसार, ठीक है, हमने VC को क्या कर दिया, 10 वोल्ट कर दिया। ये देखिए VC को 10 वोल्ट कांस्टेंट कर दिया, हमने कर दिया। और यहाँ देखिए ये छोटे छोटे ये इस तरह से, और ये आपका ऐसे ऐसे वेरिएशन भी दिया है। IB का ऑर्डर आप जानते ही हैं, IB किस में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। IB किस में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। तो ये आपका ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है, ये 100 है, ऐसे दिया है। ये 0.2 है, 0.4 है, 0.6 है, 0.8 है, ये 1 है, ऐसे दिया है। तो हमने VC को 10 वोल्ट कर दिया, ये देखिए 10 वोल्ट कर दिया। और अब हमने VC को चेंज किया, 0.1 वोल्ट तक चेंज किया। चलिए भाई ये देखिए VC कांस्टेंट, अब हमने VB को, ये VB है ना बेटा, सॉरी ये देखिए डेल्टा VB को हमने कहाँ तक चेंज किया, 0.1 वोल्ट तक चेंज किया। तो जब 0.1 वोल्ट तक चेंज कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं
कि करंट का जो वेरिएशन आ रहा, मतलब इस आईवी का जो वेरिएशन आ रहा है वह इसके अनुसार आ रहा है। ये देखो ऐसे आ रहा है निशान। ये कितने पे है, वी सी जो है वह 10 वोल्ट है, मतलब वी सी को हमने 10 वोल्ट फिक्स रखा, यानी वी सी वोल्टेज जो है यहां पे मैंने इसको 10 वोल्ट फिक्स रख दिया, और हमने वी बी में हल्का सा चेंज किया, 0.1 वोल्ट का चेंज किया, तो देखा जो आईवी करंट है वह इस तरह से भाग रही है, इस तरह से भाग रही है। इसी को हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। अब मान लीजिए हमको इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे आर आई रेजिस्टेंस हमको निकालना है। क्या निकालना है, इनपुट रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इनपुट रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बीई अपॉन कितना हो जाएगा, डेल्टा आई बी, ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। क्या हो गया, इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है भाई, तो ये इसमें इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब इसी में देख लेते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच होगा, आईसी और वीसी के बीच ग्राफ होगा, और बेस करंट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। बेस करंट को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो चलिए भाई बेस करंट को हम कांस्टेंट रखते हैं। कैसे क्या होगा, अभी इस पे जब क्वेश्चन जब हम लोग लगाएंगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन हाँ जो जो जैसे जैसे कहना है उसको समझिएगा तभी क्लियर हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझेंगे। ठीक है, ये देखिए अब यहां पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा। चलो भाई आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। चलो भाई आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, किसके किसके बीच, ये क्या होगा, ग्राफ बिटवीन आईसी एंड वीसी, लेकिन कब, जब आईबी कांस्टेंट रखा तब। तो पहला काम हमने क्या किया, आईबी को ठीक है 10 माइक्रो एम्पियर या 0 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट रखा, और ये देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आईसी हो गया और ये आपका वीसी हो गया। देखिए अब कैसे ग्राफ मिल रहा है, इसमें हमने क्या किया, आई बी इक्वल टू 0 पे ग्राफ प्लॉट किया। तो ये देखो आई बी इक्वल टू 0 और धीरे से बी सी में चेंज किया, ये देखिए बी सी में चेंज किया। तो कैसे, किस प्रकार से, ऐसे ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका आई बी क्या है, 0 माइक्रो एम्पियर पे है। फिर मैंने क्या किया, आई बी को 10 माइक्रो एम्पियर कर दिया और वी सी को बढ़ाया, तो देखा कि आईसी में कैसे वेरिएशन आ रहा है, ये आई बी जो है वो 10 माइक्रो एम्पियर पे हो गया। फिर मैंने आई बी को 15 माइक्रो एम्पियर रखा और वी सी को बढ़ाया, तो देखिए कैसे आ गया, देखिए आई बी को ये 15 माइक्रो एम्पियर। फिर आई बी को मैंने 20 माइक्रो एम्पियर किया, ये देखिए 20 माइक्रो एम्पियर। तो इस तरह से वेरिएशन आया। ठीक है ना, ऐसे इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। कहीं भी किसी भी, जैसे अगर इस तरह से आता है कोई भी ग्राफ आता है तो उनसे आप सारी चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आईसी और वीसी के बीच का ग्राफ है, आईसी और वीसी के बीच का ग्राफ है ऐसे, तो देखिए आप सारी चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ दिया है आईसी, मतलब जो हमारा यूज क्या करना है उसको मैं बता रहा हूं, आईसी और वीसी के बीच का इस प्रकार से देखिए ये ग्राफ दिया है, ऐसे ये ग्राफ दिया है। तो इसमें देखो जो जरूरत है ये आपका वीसी वोल्टेज है, ये वोल्टेज कौन सा है, इसी जो वोल्टेज दिया होगा इसको ले लेना, और यहां जो करंट दी होगी वह आपका आईसी है, कौन करंट है, और ये जिसपे कांस्टेंट रखा होगा वह आपका आईबी है, जिसपे आपको कांस्टेंट रखा होगा वह आपका क्या होगा, आईबी होगा। जिसपे आपको कांस्टेंट रखा गया होगा वह आपका क्या होगा, आईबी होगा, वह बेस करंट है आपका। बात समझ रहे हैं ना, जिसपे आपको कांस्टेंट रखा गया होगा वह क्या है, आईबी है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर बेस करंट है। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से हमको क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा, आरओ मिलता है, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये देखिएगा आउटपुट रेजिस्टेंस आरओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी सी, ठीक है, डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईसी। ठीक है ना भाई, तो ये आपका आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा आरओ इक्वल टू डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा आईसी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आरओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा
आईसी। तो ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। अब इसमें भी देख लेते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें भी अब देख लेते हैं क्या है कैसे है। जैसे तो आउटपुट हो गया, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यहां क्या आता है, जैसे भैया इसमें एक और चीज आएगा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आएगा। तो चलो भाई, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होगा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, कैसे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होगा। तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा एसी के लिए बात करोगे, ये देखो बीटा एसी, तो बीटा एसी क्या होगा, डेल्टा आईसी, ये देखिए कलेक्टर करंट में चेंज अपॉन क्या होगा, बेस करंट में चेंज, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, लेकिन कौन कांस्टेंट होना चाहिए, वीसी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फिर ऐसे बीटा डीसी के लिए बात करेंगे, ठीक है, बीटा डीसी के लिए आईसी अपॉन क्या होगा, आईबी होगा, ठीक है ना भाई, आईसी अपॉन क्या होगा, आईबी होगा। आप जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ बीटा डीसी एंड बीटा एसी आर नियरली इक्वल, एनसीईआरटी के एक एग्जांपल में समझाया भी है, ठीक है, एनसीईआरटी के, ठीक है, वैल्यू ऑफ बीटा एसी एंड बीटा डीसी पूरा नहीं इक्वल होता, नियरली इक्वल। और कुछ क्वेश्चन में दिया भी है, तो हमें बताऊंगा भी कैसे निकाला जाएगा दोनों को। जैसे बीटा एसी और बीटा डीसी, मतलब आईसी कहता है कि आईसी आप डीसी का बताइए, आईसी आप एसी का बताइए, तो उसको भी हम बताएंगे कैसे, क्वेश्चन के माध्यम से। सब एनसीईआरटी में ही है, कहीं इधर उधर नहीं है, सारा एनसीईआरटी से ही बताएंगे, ये ध्यान रखना। तो बीटा एसी एंड बीटा डीसी नियरली इक्वल होता है, ये क्या होता है, ये नियरली इक्वल होता है। फॉर मोस्ट कैलकुलेशन बीटा डीसी इज, ठीक है, फॉर, इसमें भी मोस्ट कैलकुलेशन, ये मैं एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं, एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, ठीक है, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, फॉर मोस्ट कैलकुलेशन बीटा डीसी यूज, बीटा डीसी यूज, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको मैं लिखवा रहा हूं। बीटा एसी एंड बीटा डीसी वेरी विद द वीसी, यानी ये कैसे आखिरकार वेरी करते हैं, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां पर क्या कहने का मतलब है, बीटा एसी, ध्यान दीजिएगा, बीटा एसी एंड बीटा डीसी वेरी विथ वीसीई, वीसीई के अनुसार वेरी करता है, देखिएगा वीसी के या आईसी और आईबी के अनुसार भी वेरी करता है, वेरी स्लाइटली, बहुत हल्का सा, वीसी के अनुसार, ठीक है, एंड क्या, आईसी और आईबी वेरी स्लाइटली, बहुत हल्का सा ये वेरी करता है, वेरी स्लाइटली, बहुत ही हल्का सा क्या करता है, ये वेरी करता है, ठीक है ना भाई। तो ये आपका इसमें करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हो गया, क्या हो गया, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हो गया ट्रांजिस्टर में, ठीक है। अब हम इसका क्या देखेंगे, एम्पलीफायर फॉर्म देखेंगे, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन बेस का भी देखेंगे, कॉमन कलेक्टर का भी देखेंगे, एम्पलीफायर फॉर्म क्या देखेंगे, एम्पलीफायर फॉर्म। अब देखो बेटा, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर हम लोग देख लेते हैं भाई, यही इस चैप्टर की जान है, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। तो अब हम लोग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, मतलब किस तरह से ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है, चलो आओ इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, कैसे एम्पलीफायर की तरह काम करता है, चलो इसको देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज होता है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कॉमन बेस देखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, कास्केडिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का प्रयोग, इनपुट आउटपुट के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, इतनी चीजें हमको देखनी है। तो पहले डायग्राम बना लें, बिना डायग्राम के काम नहीं चलेगा भाई, बिना डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। ये देखिए, सबसे पहले कॉमन बेस देख लेते हैं, कौन सा देख लेते हैं, कॉमन बेस। कॉमन बेस में देखो, ये कॉमन बेस में इस तरह से मैंने ये बनाया, और ये देखिए ऐसे इस प्रकार से हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है भाई। कॉमन बेस मतलब ये बेस हो गया, ऐसे ये इमीटर हो गया, बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ऐसे इस तरह से चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखिएगा, सारी चीज़ें इसी में हैं, सब कुछ यहीं छिपा हुआ है, जो एनसीईआरटी वाला डायग्राम है वही मैं बना रहा हूँ। ये आरसी है आपका,
और देखिए NPN हम यूज कर रहे हैं, NPN, NPN यानी ऐसे आएगा, ठीक है। ये देखो ये कैसे होगा, ये आपका VCC हमने बना दिया, क्या बना दिया, VCC बना दिया। और ये देखो एक ये लगाया और ये V आउटपुट हो गया, ये क्या हो गया, VO हो गया इसके क्रॉस, ठीक है, ये V आउटपुट हो गया। फिर यहाँ देखो ये आपका क्या हो गया, ये बेस रेजिस्टेंस RB हो गया, क्या हो गया, ये बेस रेजिस्टेंस RB हो गया। और ये देखिए ये आपका ऐसे करंट जैसे आ रहा है उसी के अनुसार मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये छोटा माइनस है प्लस है, इस तरह से ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया VEE हो गया, क्या हो गया, VEE हो गया। अरे भाई मीटर बेस कलेक्टर सब होता है ना। और ये देखिए कॉमन बेस है, तो कॉमन बेस का मतलब क्या हो जाएगा, ये अर्थिंग हो गई। और ये देखो ये इनपुट जो होता है, मतलब यहाँ पर ये देखिए ये इनपुट होता है, ये कैपेसिटर एक लगा दिया मैंने, ठीक है, एक इनपुट इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, ये आपका इनपुट हो गया, Vin हो गया, ठीक है। और ये आउटपुट, इसको चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, ये आपका V आउटपुट हो गया। इस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, ये देखिए ये वोल्टेज जो कहलाएगा वह क्या कहलाएगा आपका, ये VEB वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, VEB वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। इस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, VCB वोल्टेज कहेंगे। ये देखिए ये जो वोल्टेज हो जाएगा वह VCB वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग VCB कहेंगे। ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका ईमीटर, ठीक है, ये मीटर बैटरी हो गई। करंट जो हो रहा है, ये देखिए ये बेस करंट कैसे आ रहा है, ये देखिए ये बेस करंट आ रहा है, ये देखिए ऐसे बेस करंट आ रहा है IB। ये अर्थिंग आपका बता रहा है, अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल 0 हो गया। इसमें कलेक्टर करंट, ये देखिए ऐसे कलेक्टर करंट IC आ रहा है, ये देखिए कलेक्टर करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये कलेक्टर करंट हो गया, ठीक है। ऐसे करंट आ रहा है, इसमें ऐसे आ रहा है आपका, ठीक है। ये करंट आपको बता दिया। इनपुट और आउटपुट कैसे होता है, ये देखिए इनपुट सिग्नल यहाँ पे, ये देखिए इनपुट सिग्नल जो होता है इस तरह से, ये सिग्नल यहाँ पे दिया जाता है। कोई भी सिग्नल होता है, चाहे ऑडियो चाहे वीडियो सिग्नल। और ये देखिए इधर की तरफ ये जो होता है, ये आपका आउटपुट होता है। आउटपुट जो होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है, क्या होता है, ये बढ़ा हुआ मिलता है, मतलब सब एक इस तरह से बढ़ा हुआ मिलता है आउटपुट वोल्टेज, ठीक है ना। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बड़ा है, मतलब यहाँ तक है, ऐसे होता है। अब छोटी छोटी बातें इसमें देखा जाए। पहला, इसमें करंट गेन क्या होता है भाई, पहली चीज ध्यान दीजिएगा, करंट गेन इसमें क्या है, वही काम करंट गेन। चलिए भाई करंट गेन देखते हैं इसमें क्या होता है। करंट गेन क्या होता है, करंट गेन इसमें अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे सब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा। तो अल्फा AC जो होता है, ये देखिएगा अल्फा AC क्या होता है जरा बताइए। अल्फा AC जो होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB होता है, लेकिन क्या कांस्टेंट रहता है, VCB कांस्टेंट रहता है। और ये अल्फा DC क्या होता है जरा बताइएगा, IC अपॉन IB होता है। और अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है, या अल्फा जो होता है वह 0.95 से लेके 0.99 तक होता है, ठीक है। ये आपका करंट गेन हो गया। फिर इसमें देखिए दूसरा काम क्या आपको देखना है, वोल्टेज गेन देखना है। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज गेन देखना है। ये देखिएगा वोल्टेज गेन क्या होता है इसमें, वोल्टेज गेन को AB से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। इसको मैं अभी डिराइव भी कर दूंगा किसी एक में, केवल जानकारी के लिए कैसे आया है। जैसे बहुत बच्चे परेशान होते हैं, सर कैसे आउटपुट वोल्टेज क्या रहा है, आउटपुट वोल्टेज VCC है कि VCB है, क्या समझ नहीं आता है, ठीक है। यहाँ वैसे समझने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक जगह मैं आपको क्या है ये दूर करूंगा कि आखिरकार VCB और VCC कैसे आउटपुट वोल्टेज हो रहा है, इसको मैं जरूर दूर करूंगा एक जगह। अभी आगे मैं एक जगह इसको जरूर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी ये आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, और ये क्या होता है बीटा, ये क्या हो गया RO अपॉन RI हो गया। RO का मतलब RC हो गया, RI का मतलब क्या हो गया RB हो गया, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, ये हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया, ठीक है, पावर गेन क्या हो गया इसमें भाई, पावर गेन। ये देखिएगा पावर गेन क्या हो गया, देखिएगा पावर गेन क्या हो गया, पावर गेन PG इक्वल टू, ठीक है, ये देखिए वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, ठीक है। तो करंट गेन है क्या, करंट गेन यहाँ पे क्या है, अल्फा है, सॉरी यहाँ अल्फा होगा, या ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर RO अपॉन RI हो गया। याद रखिए इसी पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये पावर गेन हो गया, AB इंटू करंट गेन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है। चलो भाई फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है, फेज डिफरेंस
ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अगला पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। क्या कहने का मतलब, आउटपुट 0 डिग्री होता है। ठीक है, यानी क्या कहने का मतलब, अगर इनपुट जो है वह इस प्रकार से हो, देखो इनपुट इक्वल टू अगर क्या है, b cos ओमेगा टी, तो याद रखना जो आउटपुट होगा वह क्या होगा, b इंटू ए वी कॉस ओमेगा टी होगा। कॉस क्या होगा, ओमेगा टी होगा। ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा आउटपुट क्या होगा। अरे भाई वोल्टेज गेन इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ना, तो अगर इनपुट बी कॉस ओमेगा टी होता है, कॉस या साइन के जिसके फॉर्म में हो, तो ये देखिएगा बी आउट क्या होगा, बी इंटू ए बी वोल्टेज गेन कॉस ओमेगा टी होगा। कोई फेज नहीं होता, इनपुट और आउटपुट के बीच का कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। फिर यहाँ कास्केडिंग ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, जैसे एक से ज्यादा सेमीकंडक्टर अगर ट्रांजिस्टर अगर क्या होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, तो उनको कास्केडिंग कहा जाता है। तो जैसे रेजिस्टेंस आप सीरीज में जोड़ते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं किया जाता है, यहाँ सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो कास्केडिंग ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये देखिएगा। अगला पॉइंट क्या हो गया, पांचवा, कास्केडिंग। कास्केडिंग ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सेमीकंडक्टर क्या होता है, कास्केडिंग मतलब ट्रांजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना। क्या होता है, ट्रांजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना, उसी को हम कास्केडिंग कहते हैं। ये क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, A1 इंटू A2 इंटू A3 होता है। ये ध्यान देना, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, A इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 होता है। ठीक है ना भाई, बस मैंने कास्केडिंग फेज डिफरेंस भी बता दिया। ये देखिए करंट गेन भी हो गया, वोल्टेज गेन भी हो गया, पावर गेन भी हो गया, फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट हो गया, 0 डिग्री का होता है। कास्केडिंग ऑफ सेमीकंडक्टर में सबको मल्टीप्लाई कर दिए। अब जरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ को सिखाते हैं कि आखिरकार इनके बीच में किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे होगा। देखिए इनके बीच में किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो इसको मिटाना पड़ेगा भाई, तभी किरचॉफ लॉ वोल्टेज लॉ बता पाएंगे। चलिए आइए, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वही आता है। तो आते हैं, सबसे पहले केवीएल हम इस लूप में लगाते हैं। केवीएल, ये देखो इसका नाम 1 लूप रखते हैं, इसका नाम 2 लूप रखते हैं। तो केवीएल इन 1 लूप देखते हैं। केवीएल इन लूप क्या 1 देखते हैं। चलो भाई, लूप 1 में सबसे पहले आप जानते हैं, ठीक है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है भैया, इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है। अब देखो हम कोई एक वाइज चलते हैं, चलिए इस तरह से हम चलते हैं, तो इस तरफ चलेंगे तो ये देखिए माइनस मिलेगा, ये प्लस मिलेगा। इधर करंट प्रवेश करता है वो प्लस होता है। और ये देखो इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन प्लस होगा माइनस होगा, यानी बीसीबी वोल्टेज में कौन प्लस होगा कौन माइनस, कैसे पता करेंगे। तो करंट कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो ये देखिए ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो होगा हायर पोटेंशियल होगा और ये जो होगा वो लोअर पोटेंशियल होगा। क्यों, यानी बीसीबी वोल्टेज में ये प्लस होगा ये माइनस होगा। अब हम इसमें इस तरह से चलते हैं और सेकंड टर्मिनल क्या, पहले टर्मिनल का साइन लेते हुए नेट जो ईएमएफ होगा वह 0 होगा, क्योंकि अर्थिंग है। अर्थिंग का मतलब इस पॉइंट का भी अगर पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 होगा। भाई इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल 0 है तो ये भी तो उसी से कनेक्ट है ना, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 होगा। तो इसका मतलब नेट ईएमएफ लेके हम इसको क्या कर दें, 0 कर दें। तो चलिए सेकंड टर्मिनल का साइन लेते हैं। सेकंड टर्मिनल का साइन ये देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है, लूप 1 में अगर लेते हैं तो ये देखिए प्लस VCC, ये देखिए प्लस VCC, बोले भाई प्लस VCC हो गया। और ये क्या हो गया, माइनस ICRC, माइनस ICRC। और इधर से चलो ये देखो सेकंड टर्मिनल का लेना है तो माइनस VCB इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, या VCC इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ICRC प्लस VCB हो जा रहा है कि नहीं। ये आपका इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो गया, इसी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है। कहीं कहीं VCC को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, देखिएगा VCC को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो जब VCC को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है तो ये देखिए VCB माइनस ICRC के बराबर हो जाता है। ये देखिए यहीं से कहीं कहीं नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। सेकंड टर्मिनल का साइन मैंने लिया है, जैसे प्लस ले लिया तो इसका माइनस आ गया और ये करंट हायर से लोअर में फ्लो करेगा। तो ये पूरी बैटरी VCB है, तो ये देखिए ये माइनस हमने ले लिया, हायर से लोअर में करंट फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो करता है। तो ये माइनस हो गया सेकंड टर्मिनल का, प्लस इसका देखिए सेकंड टर्मिनल माइनस, और ऐसे इसमें भी इसी तरह से आ जाइए, चाहे इधर से आ जाइए, चाहे इधर से आ जाइए, किधर किसी तरफ से आ जाइए। चलिए इधर से आ जाइए, जैसे आ जाइए, कोई कहने का मतलब नहीं है। अब आते हैं केवीएल, हम क्या करते हैं, केवीएल हम लूप 2 में लगाते हैं। देखिएगा ये सब छोटी छोटी बातें हैं भैया, ठीक है, ये सब जैसे किताबों में दिया रहता, बच्चे अक्सर परेशान होते हैं VCC क्या है सर, कैसे लगाए हैं,
केवीएल समझा से, किताबों में कुछ नहीं बताया है, नियम बताया है, लेकिन हम लोग उसको समझा देते हैं टीचर। अब देखिए केवीएल लूप 2 में लगाते हैं। चलिए लूप 2 में किरचॉफ लॉ लगाते हैं। लूप 2 में लगाएंगे तो ये देखिए पहले जरा डिसाइड कर लिया जाए। ये देखिए प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। ये देखिए वीवीवी बैटरी में ये प्लस होगा और ये क्या होगा, ये माइनस होगा। क्यों? वीवी बैटरी में ये प्लस होगा, अरे भाई हायर से लोअर फ्लो करता है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब चलो चाहे ऐसे चलो, चाहे ऐसे चलो, ऐसे चलोगे तो ये देखो सेकंड टर्मिनल का साइन लो। पहले टर्मिनल का साइन भी ले सकते हो, पहले इसका लिए, पहला इसका लिए, पहला इसका, या सेकंड इसका, इसका सेकंड, इसका सेकंड, या तो पहला सेकंड लेना, जो मन करे वह करना। अब देखो केवीएल 2 लूप 2 में चलते हैं तो ये बताओ ये क्या हो गया, इस बैटरी का नाम क्या हो गया, माइनस VEE हो गया इस बैटरी का नाम। अब चलिए यहां जाते हैं, प्लस क्या हो गया, IBRB हो गया। ये देखिए सेकंड टर्मिनल का साइन ले रहे हैं, ये देखिए माइनस, माइनस के बाद ये प्लस होता है तो ये क्या होता है, ये प्लस VEB हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये पोटेंशियल देखिए अर्थिंग है, इसका भी 0 होगा तो इसका भी 0 होगा, पूरा नेट EMF क्या हो गया, 0 हो गया। या क्या हो गया, VEE इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए IBRB हो गया, IBRB हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस VEB हो गया। ये मैंने इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी लगा दिया बच्चों। क्यों लगा दिया कि नहीं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो ये मैंने इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी लगा दिया। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, क्या हो गया, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसी तरह से हम क्या चलते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। चलिए भाई कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, ये ध्यान दीजिए, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में चला जाए। चलिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कैसे क्या होगा देख लेते हैं। CE, ये देखिए C यही आपके सिलेबस में है, इसी को देखिएगा। NPN ही हम बनाते हैं, NPN बनाते हैं, ये देखिए NPN बनाते हैं। ये आपका क्या है, इस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर का ये फेज है, ये देखिए ऐसे मैंने बनाया, ठीक है। ये मैं आपको बना रहा हूँ, ये देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया। अभी मैं बैटरी भी लगा लूँगा, सबसे पहले एक इस तरह से बॉक्स बना लिया जाए तो उसके बाद बैटरी भी हम लोग लगा लेंगे, ठीक है ना, बैटरी भी लगा लेंगे। ये देखिएगा इमीटर है, इसकी अर्थिंग करनी पड़ेगी तभी तो कॉमन इमीटर होगा। इमीटर है और ये क्या है, बेस है, और ये देखिए कलेक्टर है। NPN हम बना रहे हैं, NPN यानी P से N, इस तरह से करंट आएगा कि नहीं, तो इसमें कैसे आएगा, ऐसे आएगा। इतनी चीजें तो आपको पता चल गई होंगी। यही जो RC है ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, RC। अब खुद देख लीजिए ये कैसे होगा, ये आपका VCC होगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, करंट इधर से जा रही है, ऐसे करंट जा रही है, यहाँ कैपेसिटर लगा दो, और ये क्या हो गया है आपका, ये देखिए V आउटपुट हो गया आपका। क्यों भाई, V आउटपुट हो गया, इस तरह से ये आउटपुट हो गया। ये देखिए यहाँ पर मैंने RB लगा दिया। बेस करंट कैसे जाएगी भाई, ये देखिए ऐसे जाएगी बेस करंट, ठीक है, तभी तो I इक्वल टू IB प्लस IC होगा, ठीक है, तभी तो होगा। और ये देखिए इसमें जो होगा, ये जो बैटरी है, इस बैटरी का नाम BBB बैटरी है, और ये देखिए ये मैं यहाँ पे C लगा दे रहा हूँ, और ये यहाँ पे इस तरह से ये इनपुट हो गया, ये देखिए इनपुट हो गया इस प्रकार से। चलिए भाई इनपुट हो गया, इसका नाम क्या हो गया, ये देखिए इस बैटरी का नाम हो गया VC बैटरी नाम हो गया। ये देखिए इस पूरी बैटरी का नाम क्या हो गया, VC बैटरी, इस पूरी बैटरी का नाम हो गया। इस बैटरी का क्या नाम हो गया पूरा, VEB बैटरी, इस पूरा नाम हो गया। ये देखिए VAB, यही तो है, VEB तो है, और ये VC है, ये देखिए पूरा VC हो गया, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के बीच का फेज डिफरेंस क्या होता है देख लेते हैं। ये देखिए इनपुट सिग्नल इस प्रकार से होता है, ये देखो इनपुट सिग्नल इस प्रकार से होता है, और जो आउटपुट सिग्नल यहाँ मिलता है, ध्यान दीजिएगा, जो आउटपुट सिग्नल मिलता है, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वह 180 का होता है। इनपुट और आउटपुट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वह 180 का होता है, ठीक है। तो चलिए अब क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं। करंट वरेंट का डायरेक्शन तो मैंने देख लिया, ये देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, ये चीजें हमने देख लिया। और ये देखो इस बैटरी का नाम VCC हो गया, पूरा VC ही हो गया, ठीक है। ये इनपुट रेजिस्टेंस देखिए इसके क्रॉस होता है, इसमें बस ये देखिएगा ये पूरा VBB बैटरी ही होता है, और ये आपका VO जो होता है RC और VCC के बराबर होता है। अगर VCC 0 हो गया तो आपका ये पूरा RC ही क्या होता है, VO होता है। वैसे जैसा होगा, जैसी कंडीशन दी गई होगी, अभी चलेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें चलिए सबसे पहली चीज हम करंट गेन निकालते हैं, यानी पहली चीज इसमें देखिएगा करंट गेन हम क्या है फाइंड करते हैं। चलो भाई करंट गेन, और भाई करंट गेन सबसे पहली चीज हम निकालते हैं, करंट गेन क्या होता है, ठीक है भाई। तो करंट गेन देखिएगा, करंट गेन यहाँ क्या होता है, बीटा इक्वल टू क्या हो गया, वहां अल्फा होता है,
यहाँ बीटा होता है, बीटा इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी हो गया। ये आपका क्या होगा, कौन कांस्टेंट रहेगा, VCE कांस्टेंट होना चाहिए, ये बीटा AC हो गया। और बीटा DC जो हो गया वो क्या हो गया, IC अपॉन IB हो गया। ध्यान दीजिएगा, IC अपॉन IB हो गया। ठीक है, यहां देखिएगा बीटा और अल्फा में रिलेशन क्या होता है। देखो भैया, बीटा और अल्फा में रिलेशन क्या होता है, बीटा और अल्फा में रिलेशन क्या होता है, बीटा और अल्फा में रिलेशन क्या होता है। तो चलो भैया, बीटा और अल्फा में रिलेशन देखते हैं। बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये ध्यान दीजिएगा, बीटा और अल्फा में ये रिलेशन हो गया। ठीक है ना, बीटा और अल्फा में रिलेशन हो गया। फिर आउटपुट वोल्टेज और इनपुट ये क्या होता है, पावर गेन क्या होता है, ये देखिए वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन क्या होता है, देखिएगा वोल्टेज गेन VG या AB से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AB इक्वल टू क्या हो गया, V आउटपुट अपॉन V इनपुट इक्वल टू बीटा RO अपॉन RI। इस पे तो हर साल लगभग एक क्वेश्चन आया है। ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले में तो मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। B आउटपुट दे देता है, B इनपुट पूछेगा, बीटा RO और RI दे देगा। ठीक है, या आपसे ये पूछ लेगा, बीटा RO और RI दे देगा, आउटपुट RO और RI दे देगा। ये ध्यान दीजिएगा। पावर गेन, ये देखिएगा पावर गेन क्या होता है भाई, पावर गेन जो होता है ये देखिए PG इक्वल टू, पावर गेन क्या होता है, पावर गेन PG इक्वल टू बीटा स्क्वायर RO अपॉन RI होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, करंट गेन और वोल्टेज गेन का प्रोडक्ट होता है, करंट गेन और वोल्टेज गेन का प्रोडक्ट होता है। तो बीटा स्क्वायर RO अपॉन कितना हो गया, RI हो गया। इसी में एक और डिफिनेशन आती है, ट्रांस कंडक्टेंस आता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांस कंडक्टेंस आता है कि आखिरकार ट्रांस कंडक्टेंस क्या होगा। ठीक है भाई, तो चलिए ट्रांस कंडक्टेंस देखते हैं क्या होगा। ट्रांस कंडक्टेंस, ये देखिएगा ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, ये देखिए क्या होता है, GM इक्वल टू क्या होता है ट्रांस कंडक्टेंस में, ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VEB होता है। ये होगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VEB होता है। ठीक है, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VEB होता है, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VEB होता है। अब मान लीजिए अगर VBB 0 है तो डेल्टा EVB जो है वह IBRB के बराबर होगा कि नहीं। देखिएगा, एक फार्मूला इसका ये है। ठीक है, कौन 0 है, अगर मान लीजिए VBB 0 है तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, GM इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन क्या लिख सकते हैं, देखिएगा डेल्टा IB इंटू RB का मतलब इनपुट रेजिस्टेंस, RB का मतलब, ठीक है RB लिख लीजिए इनपुट रेजिस्टेंस। अब बताइए डेल्टा IC अपॉन IB को क्या कहेंगे, इसको RI लिख लिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो RB है वही RI है, जो RB है वही RI है, जो RO है वही RC है। तो ये देखिए डेल्टा IC अपॉन IB इंटू कितना लिख दिया, RI लिख दिया। अब बताइए डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB क्या है, बीटा है। ये देखिए क्या हो गया, बीटा अपॉन RI हो गया। ये देखिएगा फॉर्म, बीटा अपॉन कितना हो गया, RI हो गया, बीटा अपॉन RI हो गया। RI का मतलब क्या, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब इसी को वोल्टेज गेन के केस में लिखो, तो ये देखो वोल्टेज गेन अपॉन बीटा इक्वल टू, सॉरी बीटा अपॉन RI इक्वल टू, यहां से देखिए एक फार्मूला, इसको क्या लिख सकते हो, AB अपॉन RO इक्वल टू बीटा अपॉन RI लिख सकते हो कि नहीं। तो बोलिए भाई, ट्रांस कंडक्टेंस GM क्या हो गया, GM का एक और फार्मूला हो गया, ये देखिएगा GM इक्वल टू AB अपॉन RO हो गया, AB अपॉन क्या हो गया, RO हो गया। ध्यान दीजिएगा, ट्रांस कंडक्टेंस GM इक्वल टू AB अपॉन कितना हो गया, RO हो गया, AB अपॉन RO हो गया। बोलो भाई, ट्रांस कंडक्टेंस क्या हो गया, GM इक्वल टू AB अपॉन RO, यानी वोल्टेज गेन अपॉन आउटपुट रेजिस्टेंस, या ट्रांस कंडक्टेंस क्या हो गया, बीटा अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, या ट्रांस कंडक्टेंस क्या हो गया, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VB। ट्रांस कंडक्टेंस की यूनिट आप जानते हैं ओम पावर -1, ओम पावर -1, इसकी यूनिट जो हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, ओम पावर -1। अब देखिए, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वह 180 डिग्री होगा। फेज डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ये देखिएगा इनपुट और आउटपुट 180 डिग्री हो गया। कहां से आया, अभी इसको भी हम बता देंगे, घबराइएगा मत, इसको भी बता देंगे कैसे 180 डिग्री आया। सब एनसीईआरटी में आपके दिया है, एनसीईआरटी की बात बता रहे हैं। अब एनसीईआरटी में डायरेक्ट ऐसे नहीं दिया है, लेकिन आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में बता के दिया है कि कैसे इनपुट और आउटपुट के बीच का फेज डिफरेंस 180 आ रहा है, कैसे आ रहा है इसको भी हम बताएंगे, इसी में बताएंगे, इसी में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मान लीजिए अगर इनपुट का रेजिस्टेंस अगर क्या हो, VO
कॉस ओमेगा टी, चाहे कॉस में हो चाहे साइन में हो, किसी तरह से हो, जैसे ये तो साइन में इक्वेशन है तो मान लीजिए चाहे कॉस में हो चाहे साइन में हो, किसी तरह। तो ये देखिएगा आउटपुट का क्या होगा, ये इसको भी माना जाए, आउटपुट का क्या होगा, ठीक है, आउटपुट का होगा वोल्टेज गेन इंटू वी, ये देखिएगा वोल्टेज गेन इंटू वी, और ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर इनपुट का क्या इक्वेशन है, वी कॉस ओमेगा टी, देखिए आउटपुट का क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन इंटू वी कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वह पाई है, ठीक है भाई। तो सारी बातें याद रखिएगा, बीटा की वैल्यू जो होती है याद रखिएगा वो 50 और 200 के बीच में होती है, 50 और 200 के बीच में होती है, मतलब बीटा 1 से कभी छोटा नहीं होता, अगर 1 से छोटा होता है तो याद रखिएगा वो वैल्यू अल्फा है, लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 1 से कम वैल्यू को भी क्या है बीटा मान लिया गया है, मैंने देखा है, लेकिन वह गलत होता है। अगर 1 से कम वैल्यू है तो वह अल्फा है, फिर अल्फा से हमको बीटा निकाल लेना चाहिए, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस क्या हो गया, अल्फा हो गया। तो देख लीजिए भैया, इस तरह से मैंने ये सर्किट जोड़ दिया, ये एनपीएन में ट्रांजिस्टर बनाया हुआ, एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी से लेके ये क्या है एन की तरफ है, ये देखिए अगर पी से लेके एन है तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या होगा, करंट इसमें है तो ये करंट इधर आया होगा, ये इधर आया होगा, तभी तो आई इक्वल टू आई वी प्लस आई सी होगा। तो अगर इधर से करंट जाएगा तो ये वीसीसी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा। अब देखो इसमें करंट जिधर से प्रवेश कर रहा है उसका पहला सिरा प्लस होता है, ये माइनस होता है, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है तो ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा इधर के लिए। तो अब इसमें जरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, ये आपका ये इधर से किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, केवीएल इन फर्स्ट लूप लगाते हैं। चलो भैया केवीएल इन फर्स्ट लूप लगाते हैं, चलो केवीएल क्या है फर्स्ट लूप में देखते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल इन फर्स्ट लॉ। चलिए फर्स्ट लॉ में केवीएल लगाते हैं, केवीएल लगाया है तो इधर से चलें, ये देखो प्लस मिला पहले, ठीक है, प्लस मिला यानी VCC, फिर क्या मिला, ये माइनस मिला, माइनस ICRC, माइनस RC, ये देखिए ये क्या है प्लस है माइनस, ये क्या मिला माइनस VC इक्वल टू क्या हो गया 0, या VCC इक्वल टू क्या हो गया ICRC प्लस ये देखिए VC हो गया कि नहीं, VC हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर देखिए केवीएल इन 2 लगाते हैं, ये देखिए इस लूप 2 में केवीएल लगाते हैं तो इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, इधर से करंट जा रही है, ये प्लस होगा माइनस होगा, ये प्लस है माइनस है, चलिए इधर से चलिए जैसे चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से भी चल सकते हैं। और करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है तो ये हायर पोटेंशियल का मतलब ये प्लस हो गया, ये लोअर पोटेंशियल का मतलब ये क्या हो गया माइनस हो गया, और इस बैटरी का नाम क्या है, VEB बैटरी है इसका नाम। तो चलिए यहां से चलते हैं, सेकंड टर्मिनल का लेते हैं, ये देखिए अर्थिंग है, अर्थिंग का मतलब इसका क्या होगा, 0 पोटेंशियल होगा, यानी पूरा नेट क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ चलते हैं पहले टर्मिनल का पोटेंशियल लेते हैं, ये देखिए ये चाहे पहले लीजिए चाहे इसका ले लीजिए, कोई एक लीजिए, तो प्लस VVB, अगर इसका दूसरा वाला लिया तो इसका भी दूसरा लेंगे, माइनस IBRB ले लेंगे। फिर इधर से चलेंगे, ये देखिए ये माइनस, ये क्या करेंगे ये माइनस, ये देखिए हायर से लोअर है ना तो ये माइनस हो गया, यानी माइनस VEB इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, या ये देखिए VBB इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए VBB इक्वल टू क्या हो गया IBRB और प्लस क्या हो गया VEB हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड हो गया, ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड हो गया, इस बात को समझ रहे हैं ना, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें भी कास्केडिंग याद रखिएगा, कास्केडिंग के केस में इसमें भी क्या होता है, जैसे अगर कास्केडिंग होगा, कास्केडिंग का केस अगर यहां भी होता है तो याद रखिएगा A इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 होता है सबके। अगर मान लीजिए 3 ट्रांजिस्टर को आपस में जोड़ा जाता है तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं कि आखिरकार आउटपुट वोल्टेज, मतलब ये वोल्टेज गेन कैसे आता है, क्या रीजन है, कैसे ये वोल्टेज गेन आता है, क्या चीजें हैं भैया, कहां से ये वोल्टेज गेन आता है, जरा इसको देख लेते हैं, आखिरकार वोल्टेज गेन आया कैसे, ठीक है भाई, किस फार्मूले से वोल्टेज गेन इसमें आ जाता है, आइए चलिए इसको देखा जाए। अब बच्चों देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज यहां मान लीजिए, ठीक है, इस वाले में जब हमने लगाया है, इसमें जो लॉ लगाया है, ये लगा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, तो जब ये लॉ लगा रहे हैं तो मान लीजिए जो VCC वोल्टेज है वह क्या है 0 है। चलिए भाई इसमें क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ी चीजें मिटाते हैं, अब समझते हैं कि आखिरकार आया कहां से है, मतलब ये जरूरी नहीं है, कोई जरूरी है नहीं है जानना, लेकिन तब भी आप क्या है ध्यान रखिए। तो पहला केस ये देखिए VCC क्या है 0 है, मान लेते हैं VCC,
VCC 0 मान लेते हैं। तो बताओ VC आया क्या, माइनस ICRC आया। चेंज क्या होगा, डेल्टा VC क्या होगा, बोलिए डेल्टा VC क्या होगा, बोलिए माइनस डेल्टा IR, डेल्टा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा IC इंटू RC हो जाएगा। हो गया, ये बना लिया। फिर इसमें क्या होगा, ये देखिए इसमें क्या होगा बेटा, अब इसमें देखिए ये मान लीजिए ये वोल्टेज डेल्टा VEB जो है, क्योंकि देखिए जो इनपुट वोल्टेज है वह VBB के बराबर है। इसमें क्या था आपका, ये जो VO था ये भी था प्लस ये भी था, ये भी प्लस ये VC था। तो अगर हम इसको 0 कर लिए तो जो आउटपुट वोल्टेज हो गया, यानी आउटपुट वोल्टेज ही VC के बराबर हो गया। देखिए जब इसको हमने 0 कर लिया तो आउटपुट वोल्टेज VC के बराबर हो गया, और VC ही क्या हो गया, ये डेल्टा IC इंटू RC के बराबर हो गया। तो यहां पर देखिए ये आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, माइनस डेल्टा IC इंटू RC हो गया। क्यों भाई, हो गया कि नहीं? लेकिन किस दिशा में हो गया, जब VCC 0 है, यानी VCC 0 है तो VO इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा VC हो गया, और डेल्टा VC क्या हो गया, डेल्टा IC इंटू RC हो गया। अब मान लीजिए इसमें VEB 0 है, तो जब VEB 0 होगा तो ये जो आउटपुट वोल्टेज होगा, मतलब ये जो वोल्टेज होगा वह इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो मान लीजिए इसमें क्या चलते हैं, इस वाले इक्वेशन में क्या चलते हैं, VEB 0 है, तो चलो भाई VEB अगर 0 हो जाता है देखिए VEB अगर 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, दूसरे वाले में चलते हैं, VEB 0 हो जाता है। चलो भाई VEB 0 हो जाता है तो आपका क्या होगा, बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा, VBB क्या होगा, कंफ्यूज मत होइएगा भाई, VEB इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा कि नहीं? देखिए अगर ये 0 हो गया तो VBB इनपुट वोल्टेज, और ये क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज इक्वल टू VB इक्वल टू डेल्टा IB इंटू RB के बराबर हो गया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब बताइए वोल्टेज गेन होता कितना है, वोल्टेज गेन क्या होता है, AB इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ये बताइए आउटपुट वोल्टेज कितना है, माइनस डेल्टा IC इंटू RC ही तो आउटपुट रेजिस्टेंस है, और ये क्या हो गया, डेल्टा IB इंटू RB हो गया। देखिए डेल्टा IB इंटू RB हो गया, या AB इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेल्टा IC अपॉन IB को बीटा कहते हैं, और RC को ही RO कहते हैं, RB को ही RI कहते हैं। ये देखिए इसका वोल्टेज गेन माइनस में आ गया। माइनस में आने का मतलब क्या हो गया, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वह 180 डिग्री है। इनपुट और आउटपुट के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है ना भाई? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इनपुट और आउटपुट के बीच का। तो समझ गए कहां से आया है, ये जरूरी नहीं है जानना, लेकिन हाँ ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ जरूर जानना ये, ठीक है ना? जैसे बहुत बच्चे पूछते हैं सर ये कहां से आया, आप डायरेक्ट लिख देते हैं, तो कहीं इधर उधर से नहीं आया, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ से ही आया। जैसे देखिए अगर VCC 0 है तो आउटपुट वोल्टेज डेल्टा VC के बराबर है, अगर VEB 0 है तो ये देखिए इनपुट वोल्टेज जो है वह VBB के बराबर है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज VBB के बराबर है, और यहीं से देखिए माइनस आया, माइनस ये बता रहा है कि इनपुट और आउटपुट के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वह 180 डिग्री का होगा। क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। तो एक साथ सारी चीजें हो गई। इसमें देखिए बेटा अगर एक क्वेश्चन में कहीं आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहीं आता है सैचुरेशन स्टेट, तो जब भी क्वेश्चन में कहे कि सैचुरेशन स्टेट है, ये ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में कहता है कि सैचुरेशन स्टेट है तो उस दशा में याद रखिएगा VC इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लीजिए कहीं भी अगर कहता है कि सैचुरेशन स्टेट है तो सैचुरेशन स्टेट में याद रखिएगा VC वैसे दिया ही रहेगा, लेकिन ये कहे अगर कहीं भी क्वेश्चन में आए कहे कि सैचुरेशन स्टेट है तो ध्यान रखिएगा सैचुरेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, ये देखिएगा सैचुरेशन स्टेट में जो है VC इक्वल टू जो होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा सैचुरेशन स्टेट में VC इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना? चलो भाई देखो, 2 एम्पलीफायर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 एम्पलीफायर आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर इन सीरीज, मतलब एक दूसरे से सीरीज में है। फर्स्ट एम्पलीफायर हैज वोल्टेज गेन 10 एंड सेकंड 20 इफ इनपुट सिग्नल 0.01 वोल्ट। इनपुट सिग्नल अगर 0.01 वोल्ट है, कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज, आपको आउटपुट वोल्टेज। तो सबसे पहले दो सेमीकंडक्टर का, दो ट्रांजिस्टर का यहाँ कास्केडिंग है, तो नेट वोल्टेज गेन निकाल लेते हैं। चलिए भाई नेट वोल्टेज गेन निकालेंगे तो A इक्वल टू क्या होगा, A1 इंटू A2 होगा। क्यों, यही तो होगा नेट वोल्टेज गेन, और ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 20 का मतलब क्या होगा 200 हो गया। ये देखिए नेट वोल्टेज गेन हमने निकाल लिया, ये 200 हो गया।
अब आप जानते हैं कि वोल्टेज गेन वी इक्वल टू वीओ अपॉन क्या हो गया वी आई, या वीओ इक्वल टू क्या हो गया ए वी वी आई हो गया। चलिए ए वी कितना है, ए वी 200 है, और वी आई कितना है, ये देखिए वी आई, देखिए वी आई क्या है, इनपुट सिग्नल क्या है 0.001 हो गया कि नहीं, यानी क्या आ गया 2 वोल्ट आ गया कि नहीं आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया 2 वोल्ट। तो इस तरह से कास्केडिंग ऑफ, ठीक है, ट्रांजिस्टर पे ध्यान दीजिएगा, कास्केडिंग ऑफ ट्रांजिस्टर पे इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई देखिए अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। इस तरह से आपके पास ये अरेंजमेंट दिया गया है, देखिएगा ये पूरा क्वेश्चन दिया है, आपको आरबी और आरसी निकालना है। बीबी 0.7 वोल्ट दिया है, वीसीसी और वीवीबी 16 वोल्ट दिया है। ऑल्सो फाइंड पावर गेन एंड वोल्टेज गेन। और ये देखिए आईसी और वीसी के बीच का ग्राफ भी दिया है। देखिएगा मैंने आपसे कहा था ना कि कैरेक्टरिस्टिक का क्या उपयोग होगा, वैसे बस जानिए कि हाँ उस तरह का बनता है, क्या उपयोग होगा उसको आप जानेंगे। तो ये देखिए आईसी और वीसी के बीच का ग्राफ दिया है। तो यहां से आप क्या क्या चीजें गिवन है उसको पहले देख लीजिए। गिवन में ये देखिए वीसी वोल्टेज भी आपको गिवन हो गया 8 वोल्ट, ये देखिए भी गिवन हो गया। ये देखिए आईसी भी गिवन हो गया, ये क्या हो गया 4 मिली एम्पियर हो गया। और देखिए आईवी भी आपको गिवन हो गया, आईवी भी क्या हो गया 30 माइक्रो एम्पियर हो गया। इस ग्राफ का बस इतना ही मतलब है। अब आपको यहां पे आरबी और आरसी निकालना है, क्योंकि जब आरबी और आरसी निकल जाएगा बीटा तो आप निकाल ही लेंगे। बीटा देखिए बीटा आईसी अपॉन आईवी होगा। सबसे पहले चीज चलिए बीटा पे ही अटैक करते हैं। बीटा देखिए बीटा तो तुरंत आप निकाल लेंगे, बीटा आईसी अपॉन आईवी होगा। आईसी आपका क्या होगा 4 × 10⁻³ और ये क्या होगा 30 × 10⁻⁶। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 133.3 आएगा आपका, ठीक है। ये बीटा निकाल लिया आपने, तो बीटा निकाल लिया। अब चलते हैं बेटा इसमें जरा देखते हैं कैसे करंट फ्लो कर रही है। देखिए ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, ये देखिएगा प्लस होगा माइनस होगा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर आता है तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा। यहाँ अर्थिंग है, अर्थिंग का मतलब ये क्या हो गया V0 हो गया। तो इस लूप में चलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। पहले वाले में ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। सेकेंड टर्मिनल का पहले KVL 1 में लगाते हैं। ये देखिए KVL 1 में लगाएंगे, 1 में लगाते हैं तो क्या होगा, ये देखिए प्लस VCC, ये क्या होगा माइनस ICRC, और ये क्या होगा ये प्लस है माइनस है, सेकंड लेंगे माइनस VC इक्वल टू 0 हो गया। आपको क्या निकालना है RC निकालना है। देखिएगा RC निकालना है तो RC इक्वल टू क्या होगा VCC माइनस VCE अपॉन RC हो जाएगा। VCC कितना है 16, ये देखिएगा 16 माइनस VC कितना है 8 अपॉन RC कितना है RC कहाँ गया RC थोड़ी IC कितना है 4 × 10⁻³ या 16 में से 8 जाता कितना बचता है, 16 में से 8 जाता 8 में 4 से डिवाइड करते हैं 2, तो 2 का मतलब क्या हो गया 2 किलो ओम हो गया। यानी क्या हो गया 2 किलो ओम, यानी आपने ये निकाल लिया RC। देख रहे हैं ना किरचॉफ वोल्टेज का क्या यूज है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कोई यूज है, उसको मैंने थियरी में बता दिया। अब यहाँ पे इसमें लगाएंगे, इस वाले लूप में लगाएंगे। देखिए इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, ये देखिएगा प्लस होगा माइनस होगा, करंट इधर से जा रहा है तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ठीक है। इसमें ऐसे चलते हैं, ये लूप 2 में KVL 2 में लगाते हैं। ये देखिए KVL 2 में लगाते हैं, KVL 2 में लगाते हैं। ये देखिए प्लस VBB माइनस IBRB, और ये देखिए हायर से लोअर में जाएगा तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा। सेकंड का लगा रहे हैं तो माइनस VEB इक्वल टू 0। क्या बताना है आपको IB बताना है, तो बोलिए सॉरी RB बताना है, तो बोलिए RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए RB इक्वल टू क्या होगा VBB माइनस VEB अपॉन, ठीक है, अपॉन IB। बोलिए VBB कितना है, VBB जो है वह 16 है। ये देखिए VEB कितना है 0.7 है, बोलिए 0.7 है, सही है। IB कितना है IB कहाँ गया भैया, IB जोन है तो 30 × 10⁻⁶ है। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 510 किलो ओम आएगा। आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 510 किलो ओम आएगा, ये आपका RB आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वोल्टेज गेन कर रहा है, बोलो भाई। अब वोल्टेज गेन कर रहा है वोल्टेज गेन, तो बोलो वोल्टेज गेन क्या होगा VG इक्वल टू बीटा
ठीक है, क्या बीटा आर सी अपॉन आर बी। देखिए बीटा भी पता है 133.3, आर बी भी पता है, आर बी कितना है 500, सॉरी आर सी पता है 2/510। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लिया तो ये देखिए वोल्टेज गेन जो निकलेगा वह 0.52 निकलेगा। आपको पावर गेन भी पता होगा, पावर गेन क्या होता है बोलिए, बीटा स्क्वायर आर ओ अपॉन आर आई होता है। देखिए बीटा स्क्वायर क्या होगा 133.3 का होल स्क्वायर इंटू आर ओ का मतलब आर बी, आर ओ का मतलब क्या हो गया देखिएगा भाई, आर ओ का मतलब हो गया आर बी का, देखिए आर ओ का मतलब हो गया आर बी कहाँ गया, आर बी जो है 510 है, ठीक है, सॉरी आर सी कितना है 2/510। अब इसको सॉल्व कर लिया, तो जब इसको सॉल्व कर लिया तो ये आपका आ गया 69, क्या आ गया ये 69 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए सारी चीजें निकल गए हैं, तो समझ रहे हैं ना क्या है इसका मतलब। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे है, ट्रांजिस्टर पे ही है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। देखिए ये 10 वोल्ट की बैटरी दी गई है और VC 5 वोल्ट दिया गया, VC, और ये 1 किलो ओम दिया गया है और ये RB दिया गया है, ठीक है। VC 5 वोल्ट दिया है, VCC 10 वोल्ट दिया है, ये VCC होगा, फाइंड RB फाइंड करने को करा, और BB 0 दिया है, BB 0 दिया है। तो फिर वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, ठीक है। चलिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं PQR, बाकी नाम तो मालूम ही है, PQR, यम लिख लेते हैं, इसका नाम N लिख लेते हैं, इसका नाम Q लिख लेते हैं। तो पहले इस लूप में लगाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलिए भाई ये देखिए माइनस हो गया, प्लस हो गया, इधर से करंट अगर ऐसे आता है इसमें तो करंट आता है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, क्यों, ये सब चीजें होंगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक होगा तो इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा माइनस होगा। और ये देखिए ये 0 है, इसका मतलब इसका जो नेट ईएमएफ होगा, चूंकि अर्थिंग है तो अर्थिंग होने की वजह से ये नेट ईएमएफ 0 होगा। तो चलते हैं इसमें लगाते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले इसमें इस लूप में आ जाते हैं PQRCE में हम KVL लगाते हैं। चलिए इसमें लगाते हैं KVL, ऐसे चलते हैं। देखिए सेकंड टर्मिनल प्लस 10 वोल्ट हो गया, ये देखिए क्या होगा, इसमें IC करंट होगी, इसमें क्या हो गई, सेकंड टर्मिनल देख रहे हैं माइनस ICRC, देखिएगा माइनस ICRC देख रहे हैं, ये देखिए माइनस ICRC, भाई माइनस है तो हो गया माइनस, सेकंड टर्मिनल इसमें भी माइनस देख रहे हैं, तो ये देखिए इसमें माइनस देखेंगे तो माइनस VCE इक्वल टू 0, ये देखिए क्या हो गया 10 माइनस ICRC माइनस 5 इक्वल टू 0, 10 में से 5 गया 5 इक्वल टू ICRC, देखिएगा 5 इक्वल टू ICRC। सब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ बेटा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अभी देखो आपको क्या पता करना है, यहाँ से IC आप एकदम पता कर सकते हो, IC इक्वल टू 5/RC कितना है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम का मतलब 5 मिली एम्पियर जो है वह आपका IC आ गया, ठीक है। अब चलिए जब IC आ गया तो ये देखिए बीटा दिया है तो आप IB निकाल सकते हैं, बोलिए बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा IC अपॉन IB, या IB इक्वल टू क्या हो जाएगा IC अपॉन बीटा। IC कितना है 5 इंटू 10⁻³ ये कितना है 100। अब ये देखिए IB कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵। बोलिए क्या IB आ गया कि नहीं, ये बोलिए क्या IC आ गया कि नहीं, IC आ गया, IB आ गया। अब हमको ये RB निकालना है, चलो भाई RB निकालना है, तो RB निकालना है, देख लेते हैं कि RB निकालना है क्या है, ये बताओ BB क्या है 0 है। तो अब इस लूप में आ जाओ, लूप ये देखो लूप याद रखो, सब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं, PQN, ये देखिए PQN, यन नहीं इसको कुछ और मान लिया जाए, चलिए B तो है ही, आ जाइए PQNBE लूप में आ जाइए, PQNBE लूप में आ जाइए। इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं, ये बताइए इसमें इधर से करंट आएगा ना, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, जिधर से करंट आता है वो प्लस। ये देखिए ये पूरा लूप ये PQNBE लगाते हैं, तो देखिए क्या होगा प्लस 10 वोल्ट होगा। आइए यहाँ देखिए माइनस क्या हो जाएगा IBRB, और ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड माइनस VEB इक्वल टू 0 हो गया। VEB क्या दिया गया है, VEB 0 दिया गया है। तो अभी देखिए 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा IBRB, या RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 10/IB, समझ रहे हैं, या 10/IB कितना है ये बताइए,
10/IB का मतलब 5 इंटू 10⁻⁵, या RB इक्वल टू क्या होगा 5 दूनी 10, 2 इंटू 10⁵ ओम। ये आपका हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो देख रहे हैं किस तरह से क्या चीजें हैं। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, कैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ का प्रयोग हो रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, इसके क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ये देखिए नीट में भी आपका आया है, देखिए जेई में भी इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं। क्योंकि बेटा क्या है, ये वीडियो देखिए काफी लंबा हो गया है। अब इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा इस पे, उसको जरूर ध्यान से देखिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। उसमें आपको अभी ट्रांजिस्टर स्विच भी बताना है, ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर भी बताना है, ट्रांजिस्टर का थोड़ा कंपैरिजन भी करना है, ठीक है, उसमें फीडबैक भी थोड़ा सा बताना है, ठीक है। तो उसको जरूर देखिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा उसका, ठीक है ना। तो अब चलिए इसमें देखते हैं, ये तो हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। एक एक क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे पार्ट को जरूर ध्यान दें, कैसे क्या कहा जा रहा है। देखिए इसमें, देखिए ये नीट का हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि ये इनपुट वोल्टेज 20 वोल्ट है, ठीक है, और ये 500 किलो ओम है, और ये आपका क्या है RC 4 किलो ओम है, ये 20 वोल्ट है, और VB और VC सब जीरो है। ये देखिएगा ये C है, VC सब जीरो है। तो कह रहा है कि IB बताइए, IC बताइए और बीटा बताइए, सब यहां से आप बता सकते हैं। ये देखिए इसमें जो करंट होगी वह IB होगी, इसमें जो करंट होगी वह IC होगी, और ये बेस से इमीटर इस प्रकार से रहेगा। तो सब जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके वोल्टेज इक्वल टू करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, मतलब 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इक्वल टू IC क्या RC, या IC इक्वल टू 20/RC कितना है 4 किलो ओम, यानी 5 मिली एम्पियर हो जाएगा। ये देखिए 5 मिली एम्पियर हो गया। फिर इसी तरह से देखिए इसमें क्या होगा, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, क्योंकि ये सब तो है नहीं। अगर ये सब होता तो हमको रूल लगाना पड़ता, पूरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना पड़ता, ठीक है, लेकिन है नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 20 इक्वल टू IB इंटू RB, या 20 इक्वल टू IB कितना है, IB RB है आपका 500 किलो ओम। ये देखिए IB इक्वल टू क्या हो गया, 20/500 इंटू 10⁻, या ऐसे कर सकते हैं ये आप, ये 10⁻⁵ कर सकते हैं, या इसको 4 इंटू 10⁻⁵, या इसको 40 माइक्रो एम्पियर कर सकते हैं कि नहीं। अब बताइए बीटा क्या होगा, बीटा इक्वल टू IC/IB हो गया, बीटा इक्वल टू IC/IB, यानी 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 इंटू 10⁻⁵, यानी क्या हो गया बीटा इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा जो भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां और 7वां, 2 क्वेश्चन और देख लिया जाए। 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे है। करा इन कॉमन इमीटर वोल्टेज गेन 150, इनपुट वोल्टेज 2 cos 15t + π/3, फाइंड आउटपुट वोल्टेज। तो आपको पता होगा कि वोल्टेज गेन इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ये देखिए ये क्या हो जाएगा इनपुट, और ये क्या हो जाएगा इनटू VO। और आप ये भी जानते हैं कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच का पाई का फेज डिफरेंस होता है। तो बताइए आउटपुट इक्वल टू इनपुट, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया AB हो गया 150, और ये आपका क्या हो गया इनपुट कितना हो गया, इनपुट 2 cos 15t + π/3, और याद रखिए पाई का फेज डिफरेंस होता है, पाई का फेज डिफरेंस। तो VO इक्वल टू क्या हो गया 300 cos 15t + 4π/3, ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, वोल्टेज गेन 50 दिया है, इनपुट इंपेडेंस 100 दिया, आउटपुट इंपेडेंस 200, पावर गेन कर रहा है। तो आप बीटा निकाल लीजिए। ये देखिए AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा RO/RI हो जाएगा, AB कितना दिया है, वोल्टेज गेन 50 दिया है, कोई यूनिट नहीं होती है, बीटा आपको निकल जाएगा। RO आउटपुट 200 है, इनपुट कितना है 100 है, ये देखिए 2 बार गया, ये बीटा इक्वल टू क्या हो गया 25 हो गया कि नहीं। अब बताइए पावर गेन कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर RO/RI होता है, क्यों RO/RI होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया पावर गेन इक्वल टू 25 का स्क्वायर इंटू RO कितना है 200, RI कितना है 100, 25 का स्क्वायर 625 इंटू 2 यानी 1250, ठीक है बेटा।
तो इस तरह से ये देखिए सेमीकंडक्टर का ये मैंने 5वां लेक्चर बनाया, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत ऐसे नहीं आते हैं, मैंने जितना पढ़ा दिया है मैं दावे के साथ कहूँगा बेटा उससे बाहर की चीज़ नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी लेक्चर इधर जो भी हो रहे हैं इसीलिए एक एक चीज़ों को मैं डिटेल्स में पढ़ा दे रहा हूँ, उनसे रिलेटेड मैं 4, 5, 6 क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है। अब इसके बाद भी अगर आप लोग इधर उधर सिर्फ खपाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन मेरा जितना भी अनुभव है उस अनुभव के आधार पे मैंने क्या है सारी चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए एक लेक्चर और इसमें लगेगा, इसके बाद अभी कुछ न्यूमेरिकल्स अभी कराने हैं, ठीक है। तो एक लेक्चर मैं जो और इसके बाद मैं अपडेट करूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे जो अपलोड करूंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें आपका ट्रांजिस्टर स्विच बताएंगे, ठीक है, फिर आपका ऑसिलेटर बताएंगे और कुछ सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे इनके, जो बड़े अच्छे होते हैं ट्रांजिस्टर के, कुछ एनसीईआरटी वाले करा देंगे। तो एक लेक्चर और मैं अपलोड करूंगा इसके बाद, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो आज के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए अच्छे से।